चैप्टर 41 वंश ग्रुप के खिलाफ जबरदस्त ताकत। हरीश सिंघानिया का गुस्सा अचानक उनके सीने में कैद हो गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन वह काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। बॉस के इरादे भांपने में माहिर एक सेक्रेटरी को पता था कि हरीश सिंघानिया को उनका बड़ा बेटा करण सिंघानिया सबसे ज्यादा पसंद है। जब से उनके दूसरे बेटे अर्जुन सिंघानिया ने कॉर्पोरेशन संभाला है, वे कभी खुश नहीं रहे। उन्होंने धीरे से कहा, चेयरमैन, असल में इसका सीनियर मिस्टर सिंघानिया से कोई लेना देना नहीं है। हैकर बहुत चालाक है। उन्होंने पहले सीनियर मिस्टर सिंघानिया के डिज़ाइन किए गए तियानशेंग सिस्टम को हैक किया और अब वे हमारे फायरवॉल को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने पक्का ये पहले से सोचा हुआ था। उन्होंने ज़रूर बहुत समय से तैयारी की होगी। हाँ, उन्होंने ज़रूर बहुत समय से तैयारी की होगी। हरीश सिंघानिया को होश आया। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को तुरंत फायरवॉल को फिर से बनाना चाहिए, कंप्यूटर से वायरस को तुरंत हटाना चाहिए और सभी को अपना नॉर्मल काम फिर से शुरू करने देना चाहिए। सेक्रेटरी ने सहमति में सिर हिलाया और काम पर चला गया। 1 घंटे बाद फायरवॉल को फिर से चालू और एक्टिवेट कर दिया गया, वायरस हटा दिया गया और सभी के कंप्यूटर आखिरकार नॉर्मल हो गए। लेकिन सिर्फ 10 मिनट काम करने के बाद ही सबके कंप्यूटर फिर से फ्रीज हो गए। साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से खबर आई कि फायरवॉल फिर से ब्रीच हो गया है। उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि वे अपने कंप्यूटर चालू न करें, नहीं तो वे फिर से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और वे इसे ठीक करने के लिए जल्दी कर रहे थे। दुर्भाग्य से पूरे साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लगभग 100 इंजीनियरों की कोशिशों के बावजूद वे फायरवॉल को केवल कुछ मिनटों तक ही मेंटेन कर पाए। जैसे ही वे इसे ठीक करते, हैकर तुरंत हमला कर देता और नेटवर्क क्रैश हो जाता। ये प्रोसेस पूरे 1 दिन तक चला। सब लोग ठंड से कांप रहे थे। यह एक तरफा नरसंहार था। इस हैकर का कोई मुकाबला नहीं था। दोनों पक्षों की क्षमताएं एक ही लेवल पर नहीं थीं। कुचल, पूरी तरह कुचल। शाम के 7 बजे आमतौर पर चमकदार रोशनी वाली वंश ग्रुप की बिल्डिंग में अंधेरा छा गया था। यहां तक कि आमतौर पर न बुझने वाला कंपनी का बड़ा निशान भी नहीं जलाया गया। हैकर ने कंपनी की बिजली काट दी थी। हरीश सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके बगल में 2 इमरजेंसी लाइटें रखी थीं। सब लोग शुक्रगुजार थे। किस्मत से इमरजेंसी लाइटें बैटरी से चलने वाली थीं, वरना हैकर उन्हें भी बुझा देता। अपने सामने खड़े साइबर सिक्योरिटी टीम के प्राइम मेंबर्स को देखकर जिंदगी में पहली बार उन्हें अपने मरे हुए बड़े बेटे की काबिलियत पर शक हुआ। पूरे दिन के गुस्से के बाद उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। क्या तुम सबको शेंकिंग ने बुलाया था? जी हाँ, अध्यक्ष जी। उसने मुझे ऐसे नाकाबिल लोगों का ग्रुप हायर किया जो हैकर का भी सामना नहीं कर सकते। तुम्हें रखने से कंपनी को क्या फ़ायदा? अगर पहले किसी ने गलत इरादे रखने की हिम्मत नहीं की होती तो कॉर्पोरेशन पर बहुत पहले ही हमला हो गया होता। सबने अपना सिर नीचे कर लिया। साइबर सिक्योरिटी के इंचार्ज वाइस प्रेसिडेंट को ये कहने में बहुत हिम्मत लगी, चेयरमैन, असल में दूसरी तरफ कोई हैकर नहीं, बल्कि हैकर्स का एक ग्रुप होना चाहिए। नहीं तो हम में से इतने सारे लोग हार नहीं पाते। और उनकी तरफ और भी लोग होने चाहिए, इसलिए हमारे लिए विरोध करना मुश्किल है। हरीश सिंघानिया अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। 1 दिन की बहस के बाद उन्हें अर्जुन सिंघानिया से मामले की सच्चाई पता चल ही गई थी। हैकर ने बदला इसलिए लिया क्योंकि कॉर्पोरेशन ने $1 मिलियन का इनाम नहीं दिया था। अगर अर्जुन सिंघानिया ने उनसे झूठ नहीं बोला होता तो असल में दूसरी तरफ सिर्फ एक ही हैकर था। उन्हें यह मानने में मुश्किल हो रही थी कि उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसे वे हमेशा से बहुत प्यार करते थे, न सिर्फ नाकाबिल था बल्कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा था। हालांकि हरीश सिंघानिया खुद भी $1 मिलियन देने का इरादा नहीं रखते थे, वरना लोग सोचते कि वे हैकर से डर गए हैं। उसने सबको देखा और गुस्से से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो। जब मैं कल कंपनी वापस आऊँगा तो मैं वही हालात नहीं देखने दूंगा। कंपनी का सिस्टम बनाए रखने के लिए सब लोग ओवरटाइम करते हैं। हालांकि दूसरे दिन भी वही हालात बने रहे। जिस फायरवॉल पर वे पूरी रात काम करते रहे वह सुबह 9 बजे भी टूट गया। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 42 इस्तेमाल। अध्याय 42 उपयोग। और फिर एक और पूरा दिन अफरा तफरी का था। सबको ऐसा लग रहा था कि वे पिछले दिन को फिर से जी रहे हैं, जैसे कि वे उस दिन को पीछे ही नहीं छोड़ा था। स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही थी और यह पहले की तरह ही एक तरफा नरसंहार था। ये स्थिति पूरे 3 दिन तक बनी रही। चौथे दिन हरीश सिंघानिया आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, अपना बिजनेस ट्रिप रोको और अभी आकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अर्जुन सिंघानिया की आवाज़ में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपके ऑर्डर पर आधे महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया था। आप और मैं दोनों अच्छी तरह समझते हैं कि आपने मुझे क्यों भेजा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको लगा कि मैंने अपने बड़े भाई की इज्जत गिरा दी है, मैंने वंश ग्रुप की इज्जत गिरा दी है और इसलिए आप मुझे निकालना चाहते थे। मैं पहले ही आपकी मर्जी से कॉर्पोरेशन से दूर रह चुका हूं।
आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? हरीश सिंघानिया गुस्से से भड़क गए। यह एक खास हालात हैं, आप तुरंत वापस आ जाए। आपका काम वहाँ कोई और कर सकता है। आपको अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपके लिए इस तरह से अपने ऑर्डर बदलना सही है? और वैसे भी, क्या आपको याद नहीं है कि 3 महीने पहले जब मैंने कॉर्पोरेशन संभाला था तो आपने मुझसे क्या कहा था? हरीश सिंघानिया की आवाज़ रुक गई और उन्होंने आवाज़ धीमी कर दी। हाँ, मैंने कहा था कि तुम अपने बड़े भाई जितने अच्छे नहीं हो और मैंने तुम्हें फायरवॉल दोबारा बनाने की इजाज़त नहीं दी। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे बड़े भाई को गुजरे हुए 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया था और मैं बस उनकी कुछ चीज़ रखना चाहता था, भले ही वह उनके डिज़ाइन किया हुआ एक वर्चुअल फायरवॉल ही क्यों न हो, मैं उसे बदलना नहीं चाहता था। तो अब जब मेरे बड़े भाई को मरे हुए 5 महीने हो गए हैं, तो क्या तुम उस चीज़ को बदलने के लिए तैयार हो जो उसने डिज़ाइन की थी? ऐसा लगता है कि उसके लिए तुम्हारी यही सच्ची भावनाएं हैं। हरीश सिंघानिया गुस्से से लगभग बेहोश हो गए थे। इसका तुम्हारे बड़े भाई से क्या लेना देना है? उस हैकर की वजह से कंपनी का काम गड़बड़ हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई काम नहीं कर पाएगा। तुम जल्दी से वापस आओ और मेरे लिए उस हैकर का ध्यान रखो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हैकर कौन है, मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। मैंने अभी यहाँ का काम खत्म नहीं किया है, जब हो जाएगा तो वापस आऊँगा। हरीश सिंघानिया आखिरकार अपने बेटे को समझते हैं, ये जानते हुए कि उनका बेटा पेरेंटिंग के तानाशाही तरीके के आगे नहीं झुकेगा। वह काफ़ी देर तक चुप रहे और फिर बोले, जब तुम जूनियर हाई स्कूल में थे तो क्या तुमने अपने स्कूल के लिए एक फायरवॉल नहीं बनाया था और उसकी वजह से उस साल का आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड नहीं जीता था? इतना छोटा मामला, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें अभी भी याद है। यह कोई छोटी बात नहीं है, तुम हमेशा से चालाक रहे हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वापस आओ। अगर तुम उस हैकर से नहीं निपट सकते तो कम से कम तुम्हें कॉर्पोरेशन का फायरवॉल फिर से बनाना चाहिए। हम किसी को भी कॉर्पोरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमें नहीं पता कि कितनी कॉन्फिडेंशियल फाइलें लीक हो गई हैं। हम ऐसे नहीं चल सकते। ये बहुत पहले की बात है, मुझे अब फायरवॉल बनाना नहीं आता। क्या कॉर्पोरेशन के पास ये काम करने वाले प्रोफेशनल्स की टीम नहीं है? उन्हें करने दो। दांत पीसते हुए हरीश सिंघानिया ने आखिर में कहा, ठीक है, जब आप वापस आएंगे तो मैं कॉर्पोरेशन के आपके मैनेजमेंट में दखल नहीं दूंगा। मैं पूरी पावर आपको दे दूंगा। पिताजी, मुझे सच में नहीं पता कि फायरवॉल कैसे बनाते हैं। हर डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने और हटाने का अधिकार भी आपको दिया जाएगा। अब से आप कॉर्पोरेशन के लिए काम करने के लिए सही लोगों को चुन सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं। मैं पहले से ही टिकट बुक कर रहा हूँ। हरीश सिंघानिया हैरान रह गए और फिर रूखेपन से बोले, सबसे पहली फ्लाइट बुक करो। समझ गया। फ़ोन रखने के बाद अर्जुन सिंघानिया अच्छे मूड में थे। आखिरकार यह ट्रिप बेकार नहीं गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हैकर इतना मददगार होगा। उसने अकेले ही कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों की पूरी टीम को गिरा दिया, जिससे उसके पिता को उसे वापस बुलाना पड़ा। 3.5 महीने तक काम संभालने के बाद आखिरकार उन्हें कॉर्पोरेशन का पूरा कंट्रोल मिल गया। अगर उस हैकर को पता होता कि उसका इस्तेमाल हो रहा है और उसने गलती से उस पर इतना बड़ा एहसान कर दिया होता, तो शायद वह इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता कि खून थूक देता। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 43 पहली मुलाकात। अध्याय 43 पहली मुलाकात। सुबह 9 बजे एक नया दिन शुरू हुआ। सिया शर्मा अपने कंप्यूटर के सामने बैठी शेंगलिंग कॉर्पोरेशन के नए फायरवॉल को घूर रही थी, जमी हुई। ये फायरवॉल किसने बनाया? वह 4 दिनों से शेंगलिंग कॉर्पोरेशन के लोगों से जूझ रही थी और उनमें से किसी ने भी उसे चुनौती नहीं दी। अचानक इतने ऊंचे रैंक का फायरवॉल कैसे सेट हो गया? क्या अर्जुन सिंघानिया ने ये खुद किया? शेंगलिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करने के इन दिनों में वह उनकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी को छूने से बचती थी। हालांकि वह कभी कभी कुछ गैर ज़रूरी डेटा को स्कैन कर लेती थी, जो सब बस रैंडम घटनाएं थीं। तो उन्हें आसानी से अर्जुन सिंघानिया की फिनलैंड ट्रिप के बारे में पता चल गया और उन्हें पता चल गया कि वह आज वापस आ गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सिंघानिया की स्किल्स इतनी अच्छी होंगी। वह नया फायरवॉल तोड़ सकती थी, लेकिन इसमें कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ये काफ़ी समय था और सिया शर्मा, जो उस समय कर्ज में डूबी हुई थी, को पैसे कमाने के लिए यानजिंग का दिया हुआ काम करना था। वह घाटे का सौदा नहीं करने वाली थी। क्या अर्जुन सिंघानिया ने कॉलेज के सबसे बेकार सब्जेक्ट फिलॉसफी में मेजर नहीं किया था? उनकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी एडवांस कैसे हो गईं? असल में सिया शर्मा ने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मेजर इसलिए चुना क्योंकि वह अर्जुन सिंघानिया से प्रभावित थीं। 5 साल पहले जब वह पहली बार अर्जुन सिंघानिया से मिली थीं, तब वह हाई स्कूल के आखिरी साल में थीं। ये वीकेंड था। दादी माँ मनोरंजन के लिए बाहर गईं और उन्हें सिया शर्मा की दादी ने बचाया। हरीश सिंघानिया तब अपने दोनों बेटों को खुद उनका शुक्रिया अदा करने के लिए लाए। सबसे बड़ा बेटा करण सिंघानिया विचारशील, सज्जन और मिलनसार था, लेकिन अर्जुन सिंघानिया अपने बड़े भाई से बिल्कुल अलग थे।
वह हमेशा बहुत बेपरवाह दिखते थे। उनसे एक अलग थलग सा माहौल रहता था जिससे दूसरे लोग दूर रहते थे। जब दूसरे उनसे बात करते थे तब भी वह कभी जवाब नहीं देते थे, वह दुनिया से बिल्कुल कटे कटे से दिखते थे। मौत के करीब पहुंचने के बाद दादी माँ की जान में जान आई। करण सिंघानिया ने खुशी के आंसू बहाए और बिना कोई कसर छोड़े बूढ़ी माँ की देखभाल की। जहां तक अर्जुन सिंघानिया की बात है तो उन्होंने एक आंसू भी नहीं बहाया। कोई इमोशन दिखाना तो दूर की बात है, दादी माँ से मिलना तो दूर की बात है। उन्होंने दूरी बनाए रखी। उस रात तबीयत ठीक न होने की वजह से दादी माँ सिया शर्मा की दादी के घर पर रुक गईं। उनके साथ अर्जुन सिंघानिया भी थे। हरीश सिंघानिया अपने बड़े बेटे को वापस शहर ले गए क्योंकि अगले दिन सोमवार था और उन्हें कॉर्पोरेशन में काम पर जाना था। उस रात से सिया शर्मा के एक तरफा प्यार के 5 साल के सफ़र की शुरुआत हुई। अर्जुन सिंघानिया का लुक बहुत ही अनोखा था। उस समय वह 22 साल के थे, बस बचपना ही खत्म हुआ था। सीधे सादे और शरीफ, खास मिजाज, सुंदर चेहरे वाले। उनके ठंडे बर्ताव के बावजूद सिया शर्मा उन्हें चुपके से देखने और उनके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाईं। उसने शुरू में ही उसे झांकते हुए देख लिया होगा, लेकिन वह उससे डील करने की जहमत नहीं उठा सका। पूरी दोपहर और रात उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर दादी माँ ने यह नहीं बताया होता कि वह बोल सकता है तो सिया शर्मा उसे गूंगा समझती। जब तक उसने उसे एक कप चाय नहीं दी, वह लगभग थूकते हुए बोला, यह क्या है? ये घिनौना है। सिया शर्मा हंस पड़ी। वह उससे बात कर रहा था, सिर्फ उससे। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उन्होंने बताया, यह मेरी दादी की बनाई चाय है। इसमें नज़र बेहतर करने और लिवर को पोषण देने वाली कुछ जड़ी बूटियां हैं, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा अजीब है। ज़्यादातर लोगों को इसकी आदत नहीं पड़ती, लेकिन चिंता मत करो, ये तुम्हारी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। मैंने देखा कि तुम हमेशा अपने फ़ोन और कंप्यूटर को देखते रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बनाई है। वह कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर चाय का पूरा कप पी गया। उसने कुछ बुरा पीने से मना करके उसकी मेहरबानी बेकार नहीं की, जिससे उसके मन में उसके लिए अच्छी भावना बहुत बढ़ गई। फिर वह अपने लैपटॉप पर ध्यान देने लगा। उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं। सिया शर्मा पूरी तरह से उसमें खो गई थी। वह बहुत कूल लग रहा था। जिज्ञासावश उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? कोड लिखना। इसे लिखने का उद्देश्य क्या है? ये कुछ भी कर सकता है। क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? हाँ, तो फिर मैं भी यह सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? नहीं, तब पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं कॉलेज में पहुँच जाऊँगा तब मैं इसका अध्ययन करूँगा। मेरा अरबपति पूर्व पति तलाक के बाद मुझसे लिप्ट जाता है। अध्याय 44। अध्याय 44। अध्याय 44 वह जीता जागता नरक का राजा है। अध्याय 44। अध्याय 44 वह नरक का जीवित राजा है। पता नहीं क्यों, ये सोचकर सिया शर्मा के आंसू फिर से बह निकले। देखो, उसने उसे पहले ही बता दिया था कि वह कोडिंग सीखने जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं था। उसे सच में उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। सिया शर्मा ने अपने आंसू पोंछे, अपनी बचकानी भावनाओं को दूर करने की कोशिश की और काम करना शुरू कर दिया। उसने शेंगलिंग कॉर्पोरेशन के नेटवर्क पर हमला करना छोड़ दिया, क्योंकि अर्जुन सिंघानिया से मुकाबला करना उन लोगों के ग्रुप से लड़ने से कहीं ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा समय लेने वाला था। अब उन्होंने अपनी एनर्जी अर्जुन सिंघानिया के लिए वीडियो को ठीक करने में लगा दी। लेकिन ये रिपेयर बहुत मुश्किल था और सिया शर्मा इस पर कभी कभार ही काम कर पाईं। जब वह थक जाती थीं तो कोई दूसरा काम कर लेती थीं, जैसे किसी कंपनी के लिए उनकी इन्वेंट्री को ऑटोमेट करने के लिए प्रोग्राम लिखना या किसी कंपनी के लिए उनके यूजर्स की खरीदारी को आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। इन छोटे कामों से ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, ज़्यादातर 1 लाख से कम, लेकिन सिया शर्म के लिए ये आसान थे और वह हर दिन कुछ काम पूरे करके अच्छी इनकम कर सकती थी। शेंगलिंग कॉर्पोरेशन। सभी ने पाया कि उनके कंप्यूटर नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे और सुबह तक कोई क्रैश नहीं हुआ। कर्मचारी खुशी से लगभग रो पड़े। खासकर नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने राहत की सांस ली। 4 दिन, किसी को पता नहीं था कि उन्होंने पिछले 4 दिन कैसे गुजारे। यह एक बुरा सपना था। मिस्टर सिंघानिया का शुक्रिया, फायरवॉल बदलने के बाद हैकर बेबस हो गया और यह सभी के लिए राहत की बात थी। बदकिस्मती से उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि उन्हें एक के बाद एक सीईओ के ऑफिस में बुलाया गया। फिर उन्हें एक बुरी खबर मिली, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। शुरू में इस डिपार्टमेंट में 100 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन अर्जुन सिंघानिया ने 90% लोगों को निकाल दिया और सिर्फ 15 लोग बचे। कुछ लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी के इंचार्ज वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि वह करण सिंघानिया के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे, इसलिए वह अर्जुन सिंघानिया से बात करने गए। मिस्टर सिंघानिया, हम सबको सीनियर मिस्टर सिंघानिया लाए थे। हम उनके प्रति वफादार रहे हैं, तो क्या अब हमें नौकरी से निकालना गलत नहीं होगा? अर्जुन सिंघानिया का घमंड उनके जवाब में साफ दिख रहा था। तुम सब बेकार हो और मेरे भाई ने सिर्फ अपने अच्छे दिल की वजह से तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम मेरे भाई का इस्तेमाल करके मुझे मैनिपुलेट करने की हिम्मत करोगे? क्या तुम इसके लायक हो?
मैं अपने भाई से अलग हूँ। मैं सिर्फ फायदा देखता हूँ, कोई इंसाफ नहीं, दया तो दूर की बात है। सीईओ के तौर पर अगर मैं तुम्हें जाने के लिए कहूँ तो तुम्हें जाना ही होगा। क्या तुम मना करने की हिम्मत कर सकते हो? इससे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट जवाब दे पाते, अर्जुन सिंघानिया ने उन्हें टोकते हुए कहा, इसे अपने तक ही रखो। वाइस प्रेसिडेंट का चेहरा लाल हो गया। आप बहुत तानाशाह और क्रूर हो रहे हैं। मैं ये बात चेयरमैन के सामने लाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन सिंघानिया बेपरवाह बने रहे, वह मेरे पिता हैं, आपके नहीं, और वैसे भी क्या आपको लगता है कि मैंने तानाशाही और क्रूर होना कहीं से भी सीख लिया? मेरे ऑफिस से चले जाए। आपके यहाँ होने से इस पूरे फ्लो की समझ कम हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट का चेहरा लाल से सफ़ेद हो गया। अर्जुन सिंघानिया सही थे, चेयरमैन भी तानाशाह और क्रूर स्वभाव के आदमी थे, जैसा बाप वैसा बेटा। उन्होंने अपना गुस्सा रोका और कहा, मैं सालों से कॉर्पोरेशन के साथ हूं, आपका मुझे इस तरह से निकालना दूसरों को निराश करेगा। आखिर में इससे आपको मदद से ज़्यादा नुकसान होगा। जो भी सहमत नहीं है वह इस कॉर्पोरेशन को छोड़ सकता है। मैं तुम्हारी जगह अपने लोगों को रखूंगा। तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो। तुमने शेंगलिंग कॉर्पोरेशन में इतने साल काम किया है, क्या तुम्हें अपनी नाकाबिलियत के लिए कॉर्पोरेशन को हर्जाना नहीं देना चाहिए? जुबिन, हिसाब लगाओ कि उसने कॉर्पोरेशन को कितना नुकसान पहुंचाया है। असिस्टेंट तैयार था और उसने तुरंत कहा, मिस्टर सिंघानिया, 9 साल में कुल नुकसान 1.733 बिलियन है। वाइस प्रेसिडेंट चौंक गए। उन्होंने तुरंत कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं गलत था। मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। फिर वह मुड़ा और चला गया। उन्हें जाना ही था। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें न केवल भारी मुआवजा देना पड़ता, बल्कि अर्जुन सिंघानिया उन्हें जेल भी भेज सकते थे। अपने कार्यकाल के बाद से उन्होंने पहले भी ऐसा किया था। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को अर्जुन सिंघानिया ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके निजी फायदे के लिए जेल भेज दिया था। वह सचमुच नर्क का जीता जागता राजा था। ओह, उन्हें सीनियर मिस्टर सिंघानिया की कितनी याद आई। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। चैप्टर 45 एक कपल में अनबन। अध्याय 45 एक जोड़ा आपस में भिड़ा हुआ है। शाम को सिया शर्मा ने काम खत्म किया और साइकिल से बाजार चली गईं। वह और सामान खरीदने की तैयारी कर रही थी क्योंकि घर पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह पैसे की तंगी से जूझ रही थी और टेकआउट ऑर्डर नहीं कर सकती थी। कुछ सब्जियां खरीदकर खुद खाना बनाना ज़्यादा सस्ता था। यह बाजार नया खुला था और यहाँ बहुत कम ग्राहक थे। नया मार्केट होने की वजह से यहाँ कई तरह की प्रमोशनल सेल लगी हुई थीं। सिया शर्मा ने सिर्फ डिस्काउंट वाली चीज़ों से ही शॉपिंग करने का फैसला किया। जब वह शॉपिंग कर रही थी तो उसने पास में ही 2 लोगों को देखा, जिन्हें देखकर वह वहीं रुक गई। एक आदमी और एक औरत मैटरनिटी एरिया में बच्चे का सामान चुन रहे थे। औरत का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उसके सामान चुनने के बाद आदमी ने तुरंत अपने कार्ड से बिल पे कर दिया। अचानक सिया शर्मा पर तेज दर्द की लहर दौड़ गई। वह लगभग रोने ही वाली थी और जल्दी से भागने के लिए मुड़ी। गलती से उसकी शॉपिंग कार्ट किसी से टकरा गई। वह आदमी दुखी था। तुम्हें क्या हुआ है? सिया शर्मा ने जल्दी से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ कोई था। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसकी नम आंखों को देखकर उस आदमी ने हाथ हिलाया जैसे उसकी चिंता दूर करना चाहता हो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वह चला गया। सिया शर्मा भी जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वह रुकी हुई थी, अर्जुन सिंघानिया और निशा वर्मा ने उन्हें देख लिया था और उनकी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर निशा वर्मा बहुत खुश हुईं। मिस शर्मा, आपसे यहाँ मिलना कितना अच्छा हुआ। क्यों न हम बाद में साथ में डिनर करें? उन्होंने प्यार से कहा। सिया शर्मा ने सख्ती से मना कर दिया, नहीं, मुझे दूसरे काम भी करने हैं। निशा वर्मा का चेहरा उतर गया। उसने नाक सिकोड़ी और अर्जुन सिंघानिया के कपड़े खींचते हुए कहा, अर्जुन, मिस शर्मा को बुलाने में मेरी मदद करो। अर्जुन सिंघानिया ने सपाट जवाब दिया, सिया शर्मा, चलो साथ में डिनर करते हैं। सिया शर्मा को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का कोई जख्म फिर से खुल गया हो। एक ऐसा जख्म जो किसी अनजान जगह पर छिपा था और जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई और खून बहने लगा। पहले अर्जुन सिंघानिया कभी भी उनके साथ शॉपिंग पर नहीं जाते थे। पहली बात तो ये कि उनमें सब्र की कमी थी, दूसरी बात उन्हें पहचाने जाने का डर था। लेकिन अब उसमें सब्र था और उसे पहचाने जाने का डर नहीं था। वह अपनी मर्जी से अपनी चांदनी के साथ शॉपिंग करने और बिल भरने जाता था। इसके अलावा उसने अपनी चांदनी के लिए उसे डिनर पर भी बुलाया। सिया शर्मा ने कई गहरी सांसें लीं और मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू में कर पाईं। उसने हल्की सी मुस्कान दी, अर्जुन सिंघानिया, हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है। तुम मेरे सामने अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ अपने रिश्ते को इतनी बेशर्मी से दिखा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले ही मर चुकी हूँ? या अब जब तुम्हारा बड़ा भाई मर गया है तो तुम्हें लगता है कि अगली मरने वाली मैं होऊंगी? विदेश से लौटने के बाद से अर्जुन सिंघानिया अपने नॉन स्टॉप काम से पहले ही थक चुके थे।
उन्होंने तुरंत हैकर्स से निपटने के लिए फायरवॉल को बेहतर बनाने और फिर कॉर्पोरेशन के अंदर परेशान करने वालों को हटाने का काम शुरू किया। हालांकि सिया शर्मा के उकसाने पर उनकी थकान गायब हो गई और वे तुरंत लड़ाई के मूड में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, सिया शर्मा, मेरे बड़े भाई के बारे में बात करने की हिम्मत मत करना। तुम्हें कोई हक नहीं है। जिसको उसके बारे में बात करने का कोई हक नहीं है वो तुम हो, अर्जुन सिंघानिया। सिया शर्मा उसके लिए चीज़ें आसान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह दुखी थी। वह अभी गुजरा है और तुम्हारा उसकी पत्नी से पहले से ही एक बच्चा है। तुम्हें उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। तुम बहुत दोगले हो। क्या तुम्हारे बड़े भाई को इस बारे में पता है? सिया शर्मा, चुप हो जाओ। मिस्टर सिंघानिया, आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। अब आप एक पब्लिक फिगर हैं और इससे दर्शक आएंगे। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं हमारी शादी के बारे में नहीं बताऊंगा। जब ऐसा होगा तो मिस वर्मा यहाँ नफरत की शिकार तीसरी पार्टी बन जाएंगी। निशा वर्मा ने शर्म से सिर झुका लिया और आंसू भरी आंखों से कहा, अर्जुन, उस पर सख्ती मत करो, उसके साथ अच्छे से पेश आओ। ये सब मेरी गलती है। मुझे मिस शर्मा को डिनर पर नहीं बुलाना चाहिए था। मैं अब किसी का सामना नहीं कर सकती। अर्जुन, चलो घर चलते हैं, मैं आगे शॉपिंग नहीं करना चाहती। लेकिन अर्जुन सिंघानिया ने जाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने सिया शर्मा को ऐसे देखा जैसे वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। सिया शर्मा, अगर तुम निशा को टारगेट करती रहोगी तो मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना। निशा तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी चाहती है। अपनी कीमत बताओ, 100 मिलियन या 200 मिलियन आयन। मैं खरीद लूंगा। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे चिढ़ाया। चैप्टर 46 शर्मिंदगी। अध्याय 46 शर्मिंदगी। सिया शर्मा अचानक हंसने लगी, जो बाद में आंसुओं में बदल गईं। निशा वर्मा के लिए उनका प्यार पक्का बहुत था। जब उसने मिस्ट्रेस होने की बेइज्जती की बात कही तो वह गुस्से से भड़क गए। अपनी पत्नी को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। जब उसे तलाक देने की बात आई तो वह इतना कंजूस था कि हर्जाने के तौर पर सिर्फ 10 लाख देने को तैयार हुआ। लेकिन वह निशा वर्मा के लिए 10 या 20 लाख आसानी से निकाल सकता था, सिर्फ उसे खुश करने के लिए एक हर्बल फॉर्मूला खरीदने के लिए। सिया शर्मा की आवाज़ ठंडी और सख्त थी। आज मिस्टर सिंघानिया को पता चलेगा कि इस दुनिया में हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हर्बल फॉर्मूला चाहिए, खुद बनाओ। मैं इसे तुम्हारे अलावा किसी को भी बेच दूंगा। अर्जुन सिंघानिया की आंखों में घमंड की चमक आ गई। मेरे अलावा कोई और तुम्हारा हर्बल फॉर्मूला नहीं खरीदेगा। मेरे पास इसे बेकार बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सिया शर्मा ने अपने आंसू पोंछे। उनकी बनावटी मुस्कान फीकी पड़ गई। तो आप धमकियों और जुल्म का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि आप खुद फॉर्मूला नहीं बना सकते। अर्जुन सिंघानिया, क्या आप कोई गली के गुंडे बन गए हैं? या आपकी रैंक इतनी कम है? क्या आपके बड़े भाई ज़्यादा जेंटलमैन हैं और आप उनके जैसा नहीं रह सकते, है ना मिस वर्मा? निशा वर्मा एक पल के लिए हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे फिर से टारगेट बन जाएंगी और उन्होंने अचानक सिर हिलाया। नहीं, अर्जुन बहुत बढ़िया है। सिया शर्मा ने सिर हिलाया जैसे समझ रही हो। ओह, तो तुम कह रही हो कि करण सिंघानिया अपने छोटे भाई जितना अच्छा नहीं है। तुम्हारे मन में उसके लिए कोई सच्ची फीलिंग्स नहीं है। वह सच में बहुत बेचारा है। इससे निशा वर्मा हैरान हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। बातें बनाना बंद करो। अर्जुन सिंघानिया ने हाथ हिलाकर उसे बात बंद करने का इशारा किया। वह सिया शर्मा को बेरुखी से देख रहा था। उसे पहले कभी पता ही नहीं चला कि वह कितनी भड़काऊ हो सकती है। वह कितनी सही तरह से लोगों की नसों पर वार करती थी और सीधे उनकी कमजोरियों पर निशाना साधती थी। क्या परफॉर्मेंस है उसकी! पहले की सारी नरमी और बात मानना तो बस दिखावा था। सिया शर्मा, तुम निशा के लिए फिर से मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही हो? उसे भड़का रही हो, उसे परेशान और शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो। बहुत बढ़िया, तुम सच में यही मांग रही हो। शुरू में तुम्हें तलाक से कुछ मुआवजा मिल सकता था, लेकिन अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो सख्त बातें करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सिया शर्मा ने व्यंग्य किया। भले ही तुम हर तरह से उसकी रक्षा करते हो, फिर भी तुम निर्दोष नहीं हो और न ही वह है। फिर उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपनी शॉपिंग कार्ट को धक्का देकर दूर कर दिया। हंसी की बात है, जैसे कि वह उसे तलाक का मुआवजा देने को तैयार था। वह उससे इस तरह दुखी हो चुकी थी, शब्दों में संतुलन बनाने के अलावा वह और क्या कर सकती थी। सिर्फ वही क्यों दुखी और रो रही है। उन्हें भी अपने दिल को चाकू से चीरने का एहसास होना चाहिए। एक बार जब उसने अपनी पसंद की चीज़ चुन ली तो सिया शर्मा चेकआउट के लिए चली गई। उसने कैशियर को एक बैंक कार्ड दिया, लेकिन कार्ड एक फेलिंग बीप प्रॉम्प्ट के साथ रिजेक्ट हो गया। कैशियर ने कार्ड उन्हें लौटा दिया। मैडम, दूसरा कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसमें शायद बैलेंस कम होगा। इससे पहले कि सिया शर्मा जवाब दे पाती, उन्हें अपने पीछे से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो अर्जुन सिंघानिया और निशा वर्मा बिना किसी वजह के उसका पीछा कर रहे थे।
वह तुरंत पीली पड़ गई, उसे अपनी पैसे की तंगी का पता चलने की शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन निशा वर्मा ने उनकी पिछली लड़ाइयों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मिस शर्मा, मैं आपके पैसे दे दूंगी। अर्जुन, मुझे काट दो। अर्जुन सिंघानिया हिले नहीं, उनकी ठंडी आंखों में मना करने का भाव था। बेशक ये ठंडापन निशा के लिए नहीं बल्कि सिया शर्मा के लिए था। जल्दी में सिया शर्मा ने अपने पास से दूसरा क्रेडिट कार्ड निकाला और कैशियर को देते हुए कहा, प्लीज़ इसका इस्तेमाल करें। कैशियर ने इसे स्वीकार कर लिया और इस बार पेमेंट सफल रहा। पेमेंट करने के बाद सिया शर्मा ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और बाहर निकल गई। लेकिन बात और बिगड़ गई। अर्जुन सिंघानिया और निशा वर्मा ने भी तेजी से उसका पीछा किया। अर्जुन सिंघानिया की कार जमीन के ऊपर पार्क की गई थी क्योंकि मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग अभी भी बन रही थी और यह इत्तेफाक से सिया शर्मा की साइकिल के पास थी। निशा वर्मा उनसे बार बार पूछ रही थी, मिस शर्मा, आप यहाँ गाड़ी चलाकर नहीं आईं? अर्जुन आपको घर छोड़ दे, आप कहाँ रहती हैं? इससे पहले कि सिया शर्मा जवाब दे पाती, एक आदमी बगल से निकला और अर्जुन सिंघानिया के चेहरे पर मुक्का मार दिया। मेरा अरबपति पूर्व पति तलाक के बाद मुझसे लिपट जाता है। चैप्टर 47 क्या वह सच में छोटा भाई है? अध्याय 47 क्या वह सचमुच छोटा भाई है? अर्जुन सिंघानिया को एक मुक्का लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया और दोनों लोगों के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने जवाबी हमला कर दिया। उनका असिस्टेंट जुबिन, जो गाड़ी चला रहा था, इतना डर गया कि मदद के लिए जल्दी से कार से बाहर कूद गया। लेकिन सिया शर्मा पहले ही पहचान चुकी थी कि अर्जुन सिंघानिया पर कौन हमला कर रहा है। वह जल्दी से चिल्लाई, अर्जुन सिंघानिया, रुको, मेरे भाई को मत मारो। अब तक अर्जुन सिंघानिया भी पहचान गए थे कि वह कौन है। उन्होंने आरव शर्मा को कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज़ में गुस्सा था, अंधे हो क्या? क्या तुम नहीं देख सकते कि उसने मुझे सबसे पहले मारा? क्या तुम नहीं देख सकते कि वह मेरे चेहरे पर जोर से घूंसे मार रहा है? तुम उसे रुकने के लिए क्यों नहीं कह रहे? अपने छोटे भाई को दर्द से कराहता देख सिया शर्मा चिल्लाई, वह तो बस बच्चा है, उसे जाने दो। किसका बच्चा? 6 फीट लंबा है, 20 साल की उम्र में भी बच्चा है, वह केवल 16 वर्ष का है। अर्जुन सिंघानिया ने साफ साफ उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा लिया था। उन्हें ऐसी बातों की कभी परवाह नहीं थी। फिर भी ये सुनकर कि आरव शर्मा सिर्फ 16 साल का है, उन्होंने आखिरकार जाने दिया। जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, आरव शर्मा ने उस पर फिर से हमला करने की कोशिश की। डर कर सिया शर्मा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। आरव शर्मा, लड़ना बंद करो, तुम्हारा खून बह रहा है। आरव शर्मा को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे ब्लीडिंग हो रही है या नहीं। गुस्से में वह चिल्लाया, लू, क्या इस औरत के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है? उसका पेट पहले से ही इतना बड़ा है, तुम शादी से पहले ही साथ हो गए होगे। अगर तुम्हारे पास कोई और औरत है तो तुमने मेरी बहन से शादी क्यों की? कमीना, लूजर। जब निशा वर्मा ने अपना जिक्र सुना तो उसने अनजाने में अपना पेट पकड़ लिया। शर्म से वह फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन सिंघानिया ने उसे अपने पीछे छिपाते हुए शांत स्वर में उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, सब ठीक है। आरव शर्मा का गुस्सा और बढ़ गया। लू, तुम सिर्फ उसे बचाना जानते हो। क्या तुम्हें पता है कि इससे मेरी बहन को कितना दुख हो रहा है? बेशर्म। अर्जुन सिंघानिया ने उसे ठंडी नज़र से देखा, अपने होठों से खून पोंछा और सिया शर्मा की तरफ मोड़ा। सिया शर्मा, ये पहली बार है, इसलिए मैं उसे जाने दे सकता हूँ। अगर अगली बार हुआ तो मैं उसे जेल भेज दूंगा और जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दूंगा। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। अगर सिया शर्मा ने उसे रोका न होता तो आरव शर्मा उसे फिर से मुक्का मारता। मेरी बहन को धमका रहे हो? क्या तुम अक्सर उसके साथ ऐसा ही करते हो? लू, तुम इंसान भी हो। क्या तुम उसका फ़ायदा उठाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसका कोई भरोसा करने वाला नहीं है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हम कियाओ परिवार हैं, मैं भी यहाँ हूँ। अगर तुमने उसे फिर से धमकाया तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अर्जुन सिंघानिया ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। तुम कोशिश कर सकते हो, देखो मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे पास कितनी जिंदगियां हैं। इतना कहकर वह डरी हुई निशा वर्मा को कार में बैठाकर भाग गया। सिया शर्मा ने तुरंत अपने भाई की चोटों को चेक किया। ये देखकर कि वे सीरियस नहीं थीं, वह आखिरकार रिलैक्स हो गईं। जैसे ही टेंशन कम हुआ, उसके अंदर इमोशनल लहरें उठने लगीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम बेवकूफ़ हो, उससे लड़कर खुद को चोट क्यों पहुंचा रही हो? यह इसके लायक नहीं है। आरव शर्मा ने उसकी तरफ देखा, उसका गुस्सा कम हो गया, उसका व्यवहार शांत हो गया। मैं बिना सोचे समझे काम नहीं कर रहा था, मैंने कई दिनों से इसकी प्लानिंग की थी। मैं उसे यह नहीं सोचने दे सकता कि कोई तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए तुम्हें बुली करना आसान बना दो। अगर मैं उससे एक बार लड़ता हूं तो चाहे वह मुझे कैसे भी देखे, वह भविष्य में तुम्हें बुली करने के बारे में 2 बार सोचेगा, बस इतना ही काफ़ी है। सिया शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। वह इतनी जोर से रोई कि पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाए।
कोई उसे बचाने की, थोड़ा सहारा देने की पूरी कोशिश कर रहा था। इससे उसे लगा कि वह अपनी मुश्किल में अकेली नहीं है, कि इस अंधेरी दुनिया में रोशनी की एक किरण है। एक छोटा भाई होना बहुत बढ़िया है। भले ही उनकी माँ एक न हो, फिर भी वे परिवार ही हैं, यह अलग बात है। थोड़ी देर रोने के बाद उसने कहा, आरव शर्मा, आज तुम सबसे हैंडसम थे। मुझे पता है, बस करो, रोना बंद करो, तुम बहुत बदसूरत हो। कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। सिया शर्मा ने अपने शॉपिंग बैग कार में रख दिए। जो भी बैग फिट नहीं हुआ उसे उसने अपनी बाहों में पकड़ लिया, फिर पीछे की सीट पर बैठ गई। इसके बाद आरव शर्मा उसे घर ले गए। आरव शर्मा, तुम मार्केट में क्यों थे? क्या तुम्हारी शाम को पढ़ाई नहीं होती? हाँ, मैंने इसे छोड़ दिया। मैं इस मार्केट में पार्ट टाइम काम करता हूँ। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 48 क्या हम गरीबी के इस लेवल पर आ गए हैं? अध्याय 48 क्या हम गरीबी के इस स्तर तक गिर गए हैं? सुनते हुए सिया शर्मा के दिल में एक तीस सी दौड़ गई। उसने अपने छोटे भाई की कमर में हाथ डाला और अपना सिर उसकी पीठ से टिका दिया। तुम सुनते क्यों नहीं? तुम पार्ट टाइम काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पहला साल ज़रूरी है, करिकुलम भी काफ़ी है। जो सच में ज़रूरी है उसे नज़रअंदाज मत करो। मैं नॉर्मली दिन में क्लास अटेंड करता हूँ और सिर्फ रात में काम करता हूँ। क्योंकि मैं 18 साल से कम का हूँ, इसलिए ज़्यादातर जगहें मुझे हायर नहीं करती। इस नए मॉल में लोगों की ज़रूरत थी और सैलरी भी बुरी नहीं है। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे वापस देते हुए कहा, लो, इसे खर्च करो। उसके गंदे हाथों और पसीने से सने पैसों को देखकर सिया शर्मा के आंसू फिर से बहने लगे। इससे पहले उसे कभी खुद से इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। खुद से नफरत हो रही है कि वह पैसे नहीं कमा पा रही है, जिसकी वजह से उसके कम उम्र के भाई को जिंदगी का दबाव झेलना पड़ रहा है। वह सिर्फ 16 साल का था। कौन जानता है कि इस नौकरी को पाने से पहले उसे कितनी बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुझे यह नहीं चाहिए। जब आरव शर्मा अपनी बाइक चला रहा था तो उसे अपनी पीठ पर गर्म नमी महसूस हुई। उसने थोड़ा परेशान होकर अपना हाथ हटा लिया। तुम किस बात पर रो रहे हो? रोने वाली क्या बात है? ये तो बस एक पार्ट टाइम जॉब है। मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स वहाँ काम करते हैं। मैं उनके पेरेंट्स को उन्हें लेने आते हुए देखता हूँ, वे सभी राहत महसूस करते हैं और खुश लगते हैं। सिर्फ तुम ही इतने सेंसिटिव हो। उसके आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। उसका दिल टूट गया था। उन दोनों ने बचपन से कभी सच में मुश्किलें नहीं झेली थीं, खासकर आरव शर्मा ने। उनके पिता ने उसे अमीर घरानों के बेटों के हिसाब से ही सख्ती से पाला था। घर में बहुत सारे नौकर होने की वजह से उसे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरों के लिए काम करना तो दूर की बात है। तुम्हें अब काम करने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारे हाथ पियानो बजाने के लिए बने हैं, वे इतने मुश्किल और भारी काम कैसे कर सकते हैं? क्या तुम इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे? अगर तुम्हारे हाथ चोटिल हो गए तो तुम क्या करोगे? कोई हमारे घर का पियानो पहले ही ले गया है। बजाने के लिए कोई नहीं बचा है। इसके अलावा कंपटीशन पोलैंड में है, वह बहुत दूर है। मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि उन्होंने दूरी के बारे में शिकायत की, लेकिन सिया शर्मा को पता था कि ऐसा होने की संभावना ज़्यादा थी क्योंकि उन्हें आने जाने की फ़्लाइट और रहने की जगह का खर्च बहुत महंगा लगा, इसलिए उन्होंने हार मान ली। सिया शर्मा ने उसे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, तुम्हें स्कूल में इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अभी भी घर पर कुछ पैसे हैं। तुम इतनी कम उम्र में इतना सारा काम क्यों कर रहे हो? हमारे पापा काफ़ी समय से भरोसे के लायक नहीं रहे हैं। मेरी माँ को कुछ पता नहीं है, उन्हें लगा कि फुल टाइम हाउसवाइफ बनने के बाद वे आराम कर लेंगी। तुम नर्म दिल हो और प्यार में पागल हो। अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब मैं प्रेम में बीमार नहीं हूँ, मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। वास्तव में, देखते हैं तुम क्या करती हो। पहले उस लू वाले लड़के को तलाक दो। तुम उसके जैसे घटिया आदमी को हर दिन एक खजाने की तरह मानती हो। मैं निश्चित रूप से उसे तलाक दे दूंगी। उसका पक्का जवाब सुनकर आरव शर्मा को राहत मिली। जब तक वह उस लड़के को छोड़ने को तैयार नहीं थी तब तक यह अच्छा था। जब वे घर पहुंचे तो सिया शर्मा ने उनकी चोटों का इलाज किया। उसके बाद वह अपनी पार्ट टाइम नौकरी जारी रखने के लिए फिर से चला गया। सिया शर्मा के दोबारा सोचने की रिक्वेस्ट के बावजूद उसने उनकी एक नहीं सुनी। उसके जाने के बाद सिया शर्मा गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, वह बड़ा हो गया है और उसके अपने विचार हैं। मैं अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन गुस्से के बाद वह खुद को दुखी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अपने भाई की हरकतों से खुश होकर वह अर्जुन सिंघानिया को अपनी हालत में देखकर होने वाली शर्मिंदगी को भी भूल गई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग आपको अकेला नहीं छोड़ते। जब उसने फ़ोन किया तो वह उसे भूल ही पाई थी। सिया शर्मा ने फ़ोन उठाया, आवाज़ थोड़ी कठोर थी, क्या बात है? चोट भरने का नुस्खा कहाँ है? मैंने इसे ले लिया है। अर्जुन सिंघानिया हैरान रह गए, तुमने दवा की एक बोतल भी ली? क्या तुम इतने कंगाल हो?
जानबूझकर अपनी गरीबी का जिक्र करके सिया शर्मा तुरंत गुस्सा हो गईं। यह एक अनोखा नुस्खा था जो मेरी दादी ने खास तौर पर मेरे लिए बनाया था, जिसमें कई दुर्लभ दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था। इसे कहीं और नहीं खरीदा जा सकता। हमारा तलाक होने वाला है, मैं तुम्हारे लिए इतनी कीमती दवा क्यों छोड़ूंगी? क्या तुम अमीर नहीं हो? तुम इसे किसी फार्मेसी से क्यों नहीं खरीदते? तुम एक गरीब की दवा का लालच क्यों कर रहे हो? अर्जुन सिंघानिया काफ़ी बेसब्र लग रहे थे। बहुत हो गई बकवास, अब दवा लाओ। मैं डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, उन्होंने कहा है कि मेरे चेहरे पर जो चोट है वह कल तक ठीक नहीं होगी और भी खराब हो सकती है। कल मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं ऐसे दिखकर उसमें नहीं जा सकता। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 49 मैं तुम्हारी बेबीसिटर नहीं हूँ। चैप्टर 49 मैं तुम्हारी बेबीसिटर नहीं हूँ। सिया शर्मा गुस्से में बोली, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अर्जुन सिंघानिया, तुम बहुत नासमझ हो। मुझे पता है कि आपके पास एक दवा है जो चोट के निशान को जल्दी से ठीक कर सकती है। आपके पास एक तरीका है, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। सिया शर्मा को थोड़ी हैरानी हुई, आपने कभी मेरी दवाई इस्तेमाल नहीं की तो आपको इसके असर के बारे में कैसे पता? अर्जुन सिंघानिया काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, हमारी शादी की पहली रात को मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। तुम्हारे सो जाने के बाद मैंने तुम्हारे मेडिकल बॉक्स से मरहम लगाया। अगली रात जब मैंने चेक किया तो तुम्हारी चोटें गायब हो गई थीं। सिया शर्मा हैरान रह गईं। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहली रात को वह सच में बेपरवाह था, लेकिन वह उसे इतने लंबे समय से मन ही मन पसंद करती थी कि जब वह आखिरकार उससे शादी करेगी तो वह सारा दर्द सहने को तैयार थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने उसके शरीर पर लगी चोटों पर ध्यान दिया होगा और चुपके से उस पर दवा भी लगा दी होगी। वह इतनी देर तक चुप रही कि अर्जुन सिंघानिया को शक हो गया कि उसने फ़ोन काट दिया है। सिया शर्मा, सुन रही हो? सिया शर्मा अचानक अपने ख्यालों से बाहर निकली और बेपरवाही से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी चोट ठीक भी कर दूं तो मैं तुम्हारी मदद किस बात पर करूं? तुम मेरे लिए कौन हो? मैं विक्टिम हूं। तुम्हारे भाई ने मुझे मारा है। अगर तुमने आज रात मुझे दवा नहीं दी तो मैं पुलिस को बुलाकर उसे आधे साल के लिए जेल भेज दूंगी। ये तुम पर है। अर्जुन सिंघानिया के बोलने के बाद उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। सिया शर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया और मन ही मन उसे अनगिनत बार कोसने लगी। लेकिन उसे कोसने के बाद वह गहरी सोच में पड़ गई। उसने अर्जुन सिंघानिया की इंसानियत के साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उस समय इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह न करे। उसने अपने बड़े भाई की लड़की के साथ भी सोया था। कौन जानता है, वह सच में पुलिस को बुला ले और उसके भाई को भेज दे। अपने भाई को जेल नहीं जाने दे सकती थी। सिया शर्मा अचानक हरकत में आ गईं। उन्होंने जल्दी से अपना मेडिकल बॉक्स उठाया, टैक्सी में बैठी और सीधे अर्जुन सिंघानिया के विला की ओर चल दीं। विला बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। सिया शर्मा को तो इस बात पर भी शक था कि अर्जुन सिंघानिया कभी घर वापस आया भी या नहीं, या फिर वह निशा वर्मा के घर पर ही रुका था। वह अपना मेडिकल बॉक्स लेकर लिविंग रूम में गई तो देखा कि अर्जुन सिंघानिया सोफे पर बैठे हुए खुद पर आइस पैक लगा रहे हैं। उसे देखकर अर्जुन सिंघानिया ने रूखे स्वर में कहा, दवा लाओ। सिया शर्मा उसके पास गई और बोली, बर्फ लगाना बंद करो और मुझे तुम्हारे घावों की जांच करने दो ताकि मैं दवा ठीक से लगा सकूं। अर्जुन सिंघानिया ने आइस पैक नीचे रख दिया, जिससे उनका गाल दिखने लगा। सिया शर्मा हैरान रह गईं। उसकी स्किन गोरी थी, उसका आधा चेहरा अब रोशनी में काला पड़ गया था और थोड़ा सूजा हुआ था। उसके मुंह के कोने पर घाव से खून भी रिस रहा था। ये काफ़ी डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जियासिन ने उसे मारते समय बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। सिया शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि उसकी चोट इतनी गंभीर होगी। उसने अपराधबोध से अपना सिर झुका लिया। उसने मेडिकल बॉक्स से कुछ दवाइयाँ निकाली और उन्हें कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। पहले सफ़ेद पोर्सिलेन वाली बोतल का इस्तेमाल करो, फिर नीली बोतल वाली। चोट वाली जगहों पर कम से कम आधे घंटे तक मसाज करो। कल सुबह तक ये गायब हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो तुम लाल बोतल वाली इस्तेमाल कर सकते हो। ये सीधे रंग हल्का कर सकती है, लेकिन सिर्फ आधे दिन तक रहती है। उसके बाद ये रंग को गहरा कर सकती है और ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। के बाद उसने मेडिकल बॉक्स उठाया और जाने के लिए मुड़ी। अर्जुन सिंघानिया ने रूखे स्वर में कहा, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा था? सिया शर्मा ने उसकी तरफ देखा, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई पहले ही नहीं लाए? अर्जुन सिंघानिया ने उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। क्या तुमने नहीं कहा था कि इसे आधे घंटे तक मसाज करने की ज़रूरत है? इधर आओ। सिया शर्मा हैरान रह गईं, क्या तुम मुझसे मसाज की उम्मीद कर रहे हो? अर्जुन सिंघानिया, मैं तुम्हारी नैनी नहीं हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे मारा, अगर तुम जिम्मेदार नहीं हो तो कौन है? क्या मुझे खुद अपना हाथ उठाकर आधे घंटे तक मसाज करनी चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि मैं आधे घंटे में कितना कमाता हूँ?
तुम सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट हो, तुम्हारे समय की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी सैलरी तो नैनी से भी कम है। अगर तुम यह नहीं कर रही हो तो कौन कर रहा है? तुमसे मेरी मसाज करवाना तुम्हारा एहसान है। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे चिढ़ाया। चैप्टर 50 आराम से रहो। अध्याय 50 आराम से चलें। सिया शर्मा ने गुस्से में दांत पीस लिए। आखिरकार उसे समझ आ गया कि अर्जुन सिंघानिया को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक आउटलेट की ज़रूरत थी और उसने उसे अपना टारगेट चुना था। मेरे भाई ने तुम्हें मारा, लेकिन तुमने भी उसे जवाब दिया, है ना? तो हम बराबर हो गए। मैं तुम्हें दवाई देने इतनी दूर आया हूँ, मैंने अपना काम पूरी भलाई के साथ किया है। क्या तुम अंधे हो या सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रहे हो? क्या तुमने मुझे उसे मारते समय खुद को रोकते हुए नहीं देखा? क्या उसने मुझे मारते समय खुद को रोका? अगर मैंने सच में उसे मारा होता तो क्या वह अब जिंदा भी होता? इस पर सिया शर्मा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि अर्जुन सिंघानिया कितने ताकतवर हैं, लेकिन वह जानती थीं। वह एक ट्रेन फाइटर है और चैंपियन भी। अगर वह पीछे नहीं हटता तो आरव शर्मा को और ज्यादा चोट लग सकती थी। वह गुस्से में वापस चली गईं, मेडिकल बॉक्स को चाय की टेबल पर फेंक दिया, फिर उसे खोला, आयोडीन में भिगोया हुआ कॉटन स्वैब निकाला और अर्जुन सिंघानिया के चेहरे को डिसइंफेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रुई के फाहे को जोर से दबाया, अर्जुन सिंघानिया दर्द से कराह उठा। सिया शर्मा ने इसे अनदेखा किया और दबाव डालती रहीं। अर्जुन सिंघानिया को इतना दर्द हुआ कि उसे पसीना आ गया। उसने बुरी तरह से सिया शर्मा की कलाई पकड़ ली और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानबूझकर बदला ले रहे हो? सिया शर्मा ने उन्हें एक बनावटी मुस्कान दी। मिस्टर सिंघानिया, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं तो बस रेगुलर डिसइंफेक्शन का काम कर रही हूँ, क्या आप इसे खुद नहीं करना चाहेंगे? क्या तुम इसे नर्म रख सकते हो? यह मेरा चेहरा है, पेड़ की छाल नहीं। तुम बड़े हो, क्या तुम थोड़ा दर्द नहीं सह सकते? बाद की मसाज और भी दर्दनाक होगी। अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो मैं ट्रीटमेंट जारी नहीं रख पाऊंगा। अर्जुन सिंघानिया उसे बहुत देर तक घूरते रहे। आखिर में उन्होंने अपनी पकड़ ढीली की, जिससे सिया शर्मा उनके चेहरे को डिसइंफेक्ट करना जारी रख सकीं। बेशक, सिया शर्मा के उसे परेशान करने की वजह से यह प्रोसेस लगातार दर्दनाक रहा। डिसइंफेक्शन के बाद सिया शर्मा ने अपने हाथों को भी डिसइंफेक्ट किया, फिर दवा दी और अपनी उंगलियों से धीरे से मसाज की। जब सफ़ेद बोतल से बाम उनके चेहरे पर लगाया गया तो अर्जुन सिंघानिया को एक ठंडा आराम महसूस हुआ। इससे उनका दर्द कम हो गया और यह बहुत सुखद था। वह ये कहे बिना नहीं रह सका, ये दवा सचमुच अच्छी लगती है। सिया शर्मा ने उसे घूरते हुए कहा, ये सिर्फ अच्छा नहीं लगता, यह एक बहुत असरदार दवा है। यह मेरी दादी की सीक्रेट फैमिली रेसिपी में से एक है, जो सिर्फ परिवार की औरतों को ही दी जाती है। अर्जुन सिंघानिया को यह अजीब लगा, तो फिर आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? सिया शर्मा ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने नीली बोतल से मरहम उंडेला और लगाने से पहले गंभीरता से चेतावनी दी, ये चुभेगा, सहन कर लो। अर्जुन सिंघानिया ने मजाक उड़ाया, क्या इससे ज्यादा दर्द होगा जब तुमने अभी जानबूझकर मेरे घाव पर रुई का फाहा मारा था? जल्दी करो और लगाओ, समय बर्बाद मत करो। हालांकि जब सिया शर्मा ने इसे सही से लगाया तो दर्द के कारण उन्होंने अपनी जीभ ही काट ली। एक बार फिर उसने सिया शर्मा की कलाई पकड़ ली, उसे आगे बोलने से रोकते हुए कहा, यह क्या चीज़ है, इससे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या तुम ऐसा करके मुझे मारना चाहती हो? उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ा देखकर सिया शर्मा खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्या तुम थोड़ी देर पहले तक सख्त नहीं हो रहे थे? अब तुम्हें दर्द का पता चल रहा है। अगर तुम्हें मेरे इरादों पर शक है तो मैं इसे और नहीं लगाऊंगी और दवा हटा दूंगी। इतनी अच्छी दवा तुम्हारे चेहरे पर बेकार हो जाएगी। जब अर्जुन सिंघानिया ने उसे हंसते हुए देखा तो वह एक पल के लिए हैरान रह गए। सिया शर्मा के प्रति अपनी गहरी राय के बावजूद उन्हें यह मानना पड़ा कि सिया शर्मा का चेहरा बहुत सुंदर था। अपनी चमकती आंखों और चमकीले दांतों के साथ जब वह मुस्कुराती थी तो एक मीठा और ताज़ा एहसास होता था। कभी कभी उसे इस चेहरे को उस बुरे इंसान से जोड़ना मुश्किल लगता था जिसे वह समझता था। उसकी नज़रें नीचे झुक गईं, उसने उसकी कलाई छोड़ दी और हल्के से कहा, जारी रखो। सिया शर्मा थोड़ी निराश हुई। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन सिंघानिया उसे ले जाएगा। उसने खाना नहीं खाया था और लगभग भूखी थी। वह घर जाकर खाना चाहती थी, यहाँ नौकरानी का रोल नहीं करना चाहती थी। दवा लगाने के बाद सिया शर्मा ने अर्जुन सिंघानिया के चेहरे पर अपनी हथेली से मालिश करना शुरू कर दिया। दर्द से अर्जुन सिंघानिया से हर उठे और उन्होंने कसकर अपनी बाँह उनकी कमर में लपेट ली। क्या तुम थोड़ा नर्म नहीं हो सकती? क्या तुम मेरे चेहरे को आटे की तरह गूंथ रही हो? जब उसने सिया शर्मा को पकड़ा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही वह संभल गई और अपनी कमर पर उसके हाथों को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश की। उसने शांति से कहा, मेरे तरीके मेरी दादी ने सिखाए थे, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? अगर मैंने ज़्यादा जोर नहीं लगाया तो तुम्हारा घाव कल तक ठीक नहीं होगा। तो तुम तय करो,
तुम्हें दर्द मुक्त रहना पसंद है या सुंदर? मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। चैप्टर 51 मालकिन कौन है? अध्याय 51 मालकिन कौन है? अर्जुन सिंघानिया ने उसकी आंखों में देखा, उसकी नज़र साफ और स्थिर देखकर वह जान गया कि वह झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन उसके गाल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लगातार और तेज दर्द, जैसे हजारों पतली सुइयां उसके चेहरे में चुभ रही हों, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कुछ अनिच्छा से पूछा, क्या आपके पास कोई एनेस्थेटिक है? नहीं, बस आधे घंटे तक बर्दाश्त करो, मालिश के बाद सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन सिंघानिया के चेहरे पर उलझन थी, जैसे वह सोच रहे हों कि आधे घंटे तक यह अमानवीय टॉर्चर सहें या अपने चोट लगे चेहरे के साथ शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में बेशर्मी से शामिल हों। उसका संघर्ष देखकर सिया शर्मा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। अर्जुन सिंघानिया, क्या तुम दर्द से डरते हो? तुम्हारी उम्र क्या है? क्या ये शर्मनाक नहीं है? अर्जुन सिंघानिया ने उसे घूरते हुए कहा, तुम खुद क्यों नहीं महसूस करती कि यह कितना दर्दनाक है? ऐसा लगता है जैसे मैं अभी अभी नर्क से गुजरा हूं। क्या ये सचमुच इतना दर्दनाक है? सिया शर्मा बहुत खुश थी। उन्होंने अपने भाई के असरदार पंचों की तारीफ की। उन्हें उसे अर्जुन सिंघानिया को कुछ और बार मारने देना चाहिए था और पक्का उसे पहले नहीं रोकना चाहिए था। तो क्या तुम इसे जारी रखोगे या क्या? देर हो रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाकर खाना चाहिए। या आप खाना पकाने जा सकते हैं और मैं भी खा सकता हूँ। सिया शर्मा ने हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए कहा, अर्जुन सिंघानिया, तुम इंसान भी हो। मैंने तुम्हारे लिए काम और मसाज थेरेपिस्ट दोनों का काम किया है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कुक बनूं। अर्जुन सिंघानिया ने उसे ऐसे देखा जैसे बात बिल्कुल सही हो। नहीं तो क्या तुम चाहोगी कि कोई घायल आदमी खाना बनाए? तो फिर टेकआउट ऑर्डर कर लो। वह भी कुछ खाना चाहती थी। मैं कभी भी बाहर से खाना नहीं खाता। तो फिर एक शेफ को घर ले आओ। वह अभी भी कुछ खाना चाहती थी। मुझे घर पर अजनबियों का आना पसंद नहीं है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? यह नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा, कितनी झंझट है। उससे खाना जुटाना मुश्किल था। झल्लाहट में सिया शर्मा ने एक हाथ से उसका सिर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका चेहरा दबाते हुए बोली, तो खाना मत खाओ, चलो मसाज जारी रखते हैं, काम खत्म होते ही मैं निकलना चाहती हूँ। अगर वह भूख से मर भी जाती तो भी वह अर्जुन सिंघानिया के लिए कभी खाना नहीं बनाती। जब उसने उसे जोर से दबाया तो अर्जुन सिंघानिया दर्द से चिल्लाया, उसकी कमर पर जोर से चिकोटी काटते हुए, क्या तुम इस तेज मालिश से मुझे मारना चाहती हो? कमर में दर्द महसूस करते हुए सिया शर्मा को यकीन हो गया कि वह बदला ले रहा है, इसलिए उसने और जोर दिया, हाँ मैं ले रही हूँ। तो क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी जिंदगी है। तो मैं, जो नंगे पैर चलता हूँ, तुमसे जो जूते पहने हुए हैं, क्यों डरूं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो न सिर्फ तुम मरोगे बल्कि तुम्हारा भाई भी मर जाएगा। मेरे भाई को छूने की हिम्मत की और मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। तुम कल मीटिंग में आना भूल जाओ। जब वे बहस कर रहे थे तो लिविंग रूम का दरवाज़ा अचानक खुल गया। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा तो देखा कि निशा वर्मा एक मेडिकल बॉक्स लेकर खड़ी थी और हैरान थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या कर रहे हो? तभी सिया शर्मा को एहसास हुआ कि वह किसी समय अर्जुन सिंघानिया के पैर पर बैठ गई थी। उनके शरीर एक दूसरे से बहुत करीबी तरीके से सटे हुए थे। उसने उसका सिर पकड़ा हुआ था और उसने उसकी कमर पकड़ रखी थी। कोई भी उन्हें बहुत ज्यादा करीबी कपल समझ लेता। सिया शर्मा ने जल्दी से अर्जुन सिंघानिया को छोड़ा, साथ ही उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और एक तरफ हटकर खड़ी हो गईं। जब वह खड़ी हुई तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। रुको, ऐसा क्यों लगा कि वह मालकिन थी जो रंगे हाथों पकड़ी गई थी? वह अर्जुन सिंघानिया की पत्नी थी। निशा वर्मा को उससे पूछताछ करने का क्या अधिकार था? सिया शर्मा ने झल्लाहट में अपना माथा थपथपाया, फिर सीधी खड़ी हो गईं, ठुड्डी ऊपर उठाकर निशा वर्मा को देखते हुए बोली, हम जो कर रहे थे क्या मिस वर्मा ने खुद नहीं देखा? कोई दिक्कत है क्या? अर्जुन सिंघानिया ने उतना ड्रामेटिक रिएक्ट नहीं किया जितना उसने किया। उसने बस अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ी। निशा, तुम यहाँ क्यों हो? निशा वर्मा ने सिया शर्मा को नज़रअंदाज किया। वह चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए उसके पास गई। अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए दवा लगाने आई थी, उम्मीद नहीं थी कि मिस शर्मा यहाँ पहले आ जाएंगी। अर्जुन सिंघानिया सिया शर्मा के मुकाबले उसके साथ ज्यादा नरमी से पेश आए, यहाँ तक कि बहुत ध्यान से बात की। यह एक छोटी सी बात है, तुम्हें खुद नहीं आना चाहिए था। और तुम्हें इन दवाओं को छूना भी नहीं चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 52 बच्चे को सजा देना। अध्याय 52 बच्चे को सजा देना। निशा वर्मा ने उसे देखकर मुस्कुराया, फिर सिया शर्मा की तरफ मुड़कर कहा, मिस शर्मा, उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। उसे इतनी बुरी तरह घायल देखना सच में दिल दहला देने वाला है। प्लीज़, जब आप घर जाएं तो अपने भाई से बात करें। उससे कहें कि अगली बार इतना जल्दबाजी में ना आए, ठीक है?
उसका पोस्चर होस्टेस जैसा था। अर्जुन सिंघानिया का परेशान चेहरा देखकर सिया शर्मा अचानक होश में आ गईं। धत्तेरी की, वह लगभग अर्जुन सिंघानिया के प्यार में फिर से पड़ गई थी। सिया शर्मा खड़ी हुई, अपनी दवा पैक की और अपनी भावनाओं को संभाला। उन्होंने अर्जुन सिंघानिया से कहा, क्योंकि आपकी देखभाल के लिए कोई है, इसलिए मैं पहले जाऊंगी। दवा का बिल $100 है और टैक्सी का किराया $38.5 है। पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र करना याद रखना। उसने बोलना खत्म किया, अपना मेडिकल बॉक्स उठाया और चली गई। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही आंसू बहाए। अब से वह अर्जुन सिंघानिया के साथ नहीं जुड़ेगी। उसे फिर कभी यह बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ेगी। विला के अंदर निशा वर्मा तब हैरान रह गईं जब उन्होंने सिया शर्मा को जाते देखा। अर्जुन, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मिस शर्मा क्यों चली गईं? अर्जुन सिंघानिया को पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उन पर बहुत थकान छा गई। उसने सिर हिलाया, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हें भी जाना चाहिए। मैं जुबिन से तुम्हें घर ले जाने को कहूँगा। लेकिन आपकी चोटें, मैं स्वयं उनका ख्याल रखूँगा। लेकिन उन्हें खुद संभालना बहुत असुविधाजनक होगा। मैं आपकी मदद करता हूँ। अर्जुन सिंघानिया ने अपने असिस्टेंट को जोर से पुकारा, जुबिन, मिस वर्मा को घर भेजो। असिस्टेंट अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसने विनम्रता से कहा, मिस वर्मा कृपया इस तरफ आएं। निशा वर्मा के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह हर कदम पर पीछे मुड़कर देखती थी। इसके बाद अर्जुन सिंघानिया बाथरूम में गए और फ्रेश होकर सोने की तैयारी करने लगे। हालांकि जैसे ही उसने ऊपर देखा और शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा, वह हैरान रह गया। उसका चेहरा, जिस पर बुरी तरह चोट लगी थी, लगभग ठीक हो गया था। बस हल्की सी चोट का निशान रह गया था। सिया शर्मा ने जो दवाई उसे दी थी, उसका कमाल का असर हुआ। जब वह चली गई तो उसने उससे दवा के लिए 100 युआन मांगे। उसके असर को देखते हुए ये सही कीमत लग रही थी। उन्होंने वीचैट खोला, सिया शर्मा को ढूंढा और उन्हें 100 युआन ट्रांसफ़र किए, फिर 38.5 युआन और दिए। पैसा जल्दी मिल गया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिया शर्मा को एक और मैसेज भेजा कि वह अपनी दवाएं और खरीदना चाहता है ताकि वे अपने पास रख सकें। हालांकि मैसेज भेजा नहीं जा सका। सिया शर्मा ने तो उसे डिलीट कर दिया था। अर्जुन सिंघानिया कुछ देर के लिए हैरान रह गए, फिर गुस्से में अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके नहाने चले गए। एक रात बीत गई और जब अगली सुबह उसने आईने में देखा तो उसके चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं बचा था। उसे नहीं पता था कि यह दवा का ज़बरदस्त असर था, या सिया शर्मा की अच्छी मसाज टेक्निक थी, या शायद दोनों ही थे। वह सिया शर्मा से पूछना चाहता था, लेकिन वीचैट खोलने पर उसे याद आया कि उसे सिया ने डिलीट कर दिया है। उदास चेहरे के साथ उसने सूट पहना और कॉर्पोरेशन चला गया। कॉर्पोरेशन के स्टाफ इस बात को लेकर हैरान थे कि उनके सीईओ को नाराज़ करने की हिम्मत किसमें थी, जिनका मूड साफ तौर पर खराब था। सब लोग घबराए हुए थे, सावधानी से बात कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे नौकरी से निकाले जाने का अगला टारगेट न बन जाएं। सीईओ ने एक दिन पहले ही बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, जिससे पूरा इंटरनेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लगभग खत्म हो गया था, और वे सोच रहे थे कि अगला नंबर किस डिपार्टमेंट का होगा। लू फैमिली विला में निशा वर्मा थकी हुई थी, आंसू बहा रही थी। आंटी याओ, क्या अर्जुन का मुझसे शादी करने का कोई इरादा है? क्या मैं और बच्चा हमेशा के लिए चुप कर रहेंगे? निर्मला देवी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? क्या अर्जुन ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया? निशा वर्मा ने सिर हिलाया, नहीं, अर्जुन मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन कल रात मैं उससे मिलने गई थी और मैंने उसे और सिया शर्मा को एक दूसरे को गले लगाते देखा। वे साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे, जैसे अर्जुन सिया शर्मा को बिल्कुल भी तलाक नहीं देना चाहता। मुझे क्या करना चाहिए? आंटी याओ, मुझे और बच्चे को क्या करना चाहिए? अगर सिया शर्मा अर्जुन के बच्चे को जन्म देती है, तो क्या इस दुनिया में मेरे और मेरे बच्चे के लिए जगह बचेगी? शायद मुझे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे चिढ़ाया। चैप्टर 53 ने इसे खरीद लिया। अध्याय 53 इसे खरीदा। निर्मला देवी गुस्से से आग बबूला हो गईं। ईश निंदा। बच्चा गिराने की कोशिश करो और देखो कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या नहीं। निशा वर्मा थोड़ा पीछे हटी, फिर ऐसा लगा जैसे उन्होंने हिम्मत जुटाए। आंटी याओ, मेरे लिए इस बच्चे को जाने देना मुश्किल है, लेकिन सिया शर्मा मुझसे बहुत नफरत करती है। वह मुझसे नफरत करती है। वह मुझे सबके सामने बदनाम मालकिन भी कहती है। आप सच को किसी से भी बेहतर जानते हैं। अर्जुन और मैं बेकसूर हैं। मैं ऐसी बदनामी के साथ कैसे जी सकता हूँ? मेरा बच्चा दूसरों का सामना कैसे करेगा? मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसी फालतू बातों और गॉसिप के बीच रहे। बेहतर है कि मैं बच्चे को जन्म न दूं। मैं अर्जुन को छोड़ दूंगी, लू परिवार को छोड़ दूंगी, ऐसी जगह ढूंढूंगी जहां कोई मुझे न जानता हो और अकेले ही अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। निर्मला देवी ने गुस्से से कांपते हुए कहा, सिया शर्मा ने तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत की। बेफिक्र रहो, मैं उस छोटी सी बदचलन लड़की से निपट लूंगी। लेकिन इसमें कोई अगर मगर नहीं है।
निर्मला देवी ने पक्के तौर पर कहा, पक्का करो कि यह बच्चा सुरक्षित रहे, और मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें लू परिवार में एक बिना किसी शक के यंग मैडम के तौर पर अपनाया जाएगा। अर्जुन जल्द ही सिया शर्मा को तलाक दे देगा। उनकी पिछली शादी के बारे में किसी को पता नहीं था और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई भी तुम्हें या बच्चे को बदनाम करने की हिम्मत नहीं करेगा। निशा वर्मा अभी भी धीरे धीरे रो रही थी, उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। खुद को संभालते हुए निर्मला देवी ने निशा को दिलासा देने के लिए अपनी आवाज़ नरम की, निशा, मैंने तुम्हें शेन किंग का विला पहले ही दे दिया है। क्या मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए 200 मिलियन काफ़ी नहीं है? क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की कितनी परवाह करती हूँ? ऐसे परेशान करने वाले शब्द दोबारा कभी मत कहना। अगर बच्चा इन्हें सुन लेगा तो वह दुखी हो सकता है। अपने आंसू पोंछते हुए निशा वर्मा ने सिर हिलाया, मैं समझ गई आंटी याओ, मैं ऐसी बातें दोबारा नहीं कहूँगी। निर्मला देवी ने उसके बालों पर हाथ फेरा, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये सब कुछ समय के लिए है। मैंने तुमसे वादा किया था कि लू परिवार का सिर्फ यही एक बच्चा होगा, और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। जहां तक सिया शर्मा की बात है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लू परिवार के लिए उससे निपटना आसान नहीं है? निशा वर्मा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए निर्मला देवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ करना आंटी याओ। मैं इसलिए परेशान थी क्योंकि सिया शर्मा ने मुझे डांटा था। मैं इमोशनली अनस्टेबल रही हूँ। प्लीज़ मुझे दोष मत दो। मैं तुम्हें एक माँ की तरह देखती हूँ। मैं कुछ भी नहीं छिपा सकती और बस तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। निर्मला देवी खास तौर पर सहनशील थी। प्रेग्नेंट औरतों का मूड अक्सर बदलता रहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर कोई दोषी है तो वह सिया शर्मा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बेइज्जत करने की? ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हें परेशान करके तुम्हारा मिसकैरेज करवाना चाहती है। वह सच में बुरी है। खुद को दोषी महसूस करते हुए निशा वर्मा ने जवाब दिया, मैं उसे दोष नहीं देती आंटी याओ। उसका मुझसे नफरत करना और मुझे नापसंद करना जायज़ है। आखिरकार मैंने ही अर्जुन को चुराया था। अर्जुन को उसके साथ बुरा बर्ताव करते और मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते देखकर उसे जलन होना आम बात है। वह गलत नहीं है, मैं गलत हूँ। आह भरते हुए निर्मला देवी ने कहा, आप बहुत दयालु हैं। जब वह आपकी बेइज्जती करती है तब भी आप उसके लिए आवाज़ उठाती हैं। भविष्य में हर कीमत पर उससे दूर रहें, वह आपको और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं समझ गया आंटी याओ, आप बेफिक्र रह सकती हैं कि मैं बच्चे की रक्षा करूंगी। मैं भी उसके आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने हॉस्पिटल में चेकअप करवा लिया है, ये लड़का है। क्या तुम्हें यकीन है? ये सचमुच एक लड़का है। सेराटिन। निर्मला देवी अचानक खुशी के आंसू रो पड़ी, ये बहुत बढ़िया है। मुझे पोता होने वाला है। मेरे बेटे को बेटा होने वाला है। अगर उसके गुजर चुके पिता को पता होता तो पता नहीं वह कितने खुश होते। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। निशा वर्मा भी उससे लिपट कर रोने लगी और दोनों ने रोते रोते बुरा हाल कर दिया। थोड़ी देर बाद, जैसे उसे अभी कुछ याद आया हो, निर्मला देवी ने अपने आंसू पोंछे और हंसते हुए कहा, क्या आपको सिया शर्मा के परिवार की वह सीक्रेट रेसिपी पसंद नहीं आई? मैंने वह आपके लिए खरीदी थी। निशा वर्मा चौंक गई और खुश भी, सच में? निर्मला देवी ने उसका हाथ थपथपाया और उसे एक डिब्बा दिया, इसे खोलकर देखो। अब से इस गोली पर तुम्हारा सरनेम होगा लैन। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 54 सीक्रेट रेसिपी। अध्याय 54 गुप्त नुस्खा। जब निशा वर्मा ने इसे खोला तो उन्होंने पाया कि बॉक्स के अंदर एक सीक्रेट फॉर्मूला आराम से रखा हुआ था। इसमें वेस्ट रिलीफ पिल्स के मुख्य इंग्रेडिएंट्स और मिक्स की डिटेल जानकारी थी, जिसमें रेसिपी भी शामिल थी। उसे एक नज़र में ही पता चल गया कि असली क्या है। आखिर उसके घर वालों ने पहले भी अनगिनत बार इस गोली पर रिसर्च की थी। उन्होंने इसे दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन असर हमेशा कम रहा। वे कई ज़रूरी चीज़ें भूल गए थे। वह अचानक निर्मला देवी की बाहों में आ गई और प्यार से बोली, आंटी याओ, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन निर्मला देवी ने हंसते हुए कहा, आपको बस ये पक्का करना है कि यह बच्चा सुरक्षित रहे, और यही मुझे और लू परिवार को धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका होगा। निशा वर्मा ने मजबूती से सिर हिलाया, निश्चिंत रहें, जब तक मैं जिंदा हूं, बच्चा जरूर सुरक्षित रहेगा। बच्चा मेरी अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी है। निर्मला देवी खुश थीं, उन्होंने बच्चे के लिए इतना कुछ किया। निशा वर्मा होशियार थी, इससे चीजें बहुत आसान हो जाती। लेकिन आंटी याओ, क्या सिया शर्मा सीक्रेट फॉर्मूला बेचने को तैयार नहीं थी? आपने ये कहाँ से खरीदा? निर्मला देवी के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान आ गई। वह इसे बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या उसके कर्ज में डूबे पिता भी नहीं हैं? वेस्ट रिलीफ पिल असल में राजेश शर्मा की कंपनी बनाती थी, तो जाहिर है उन्हें भी सीक्रेट रेसिपी पता है। मैं उनसे भी खरीद सकती हूँ। निशा वर्मा हिचकिचा रही थी, लेकिन पेटेंट राइट्स तो सिया शर्मा के पास हैं, है ना? अगर हम इसे उसके पिता से खरीद लें तो क्या कोई झगड़ा नहीं होगा?
निर्मला देवी कॉन्फिडेंस से हंसते हुए बोली, आप समझ नहीं रहे हैं। राजेश शर्मा ने सिया शर्मा की तरफ से इस पर साइन किया है। अगर सिया शर्मा ने कोई दिक्कत खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं राजेश शर्मा को 10 मिलियन के फ्रॉड के चार्ज के साथ जेल भेज सकती हूँ। ये 3 से 5 साल की सज़ा से कम नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि सिया शर्मा अपने बायोलॉजिकल पिता के जेल जाने पर चुप रह सकती है। सिया शर्मा को यह नुकसान सहना होगा, इसमें कोई शक नहीं। निशा वर्मा ने तारीफ भरे चेहरे से उनकी तरफ देखा। आंटी याओ, आप बहुत बढ़िया हैं। मैं आपकी बहुत तारीफ करती हूँ। अगर मुझे आपकी आधी भी जानकारी और स्ट्रैटेजी मिल जाती तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाती। निर्मला देवी तारीफ से खुश हुई। क्या यह आसान नहीं है? अब से मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। आखिर तुम लू परिवार के इकलौते वारिस की माँ बनोगी। तुम्हें कुछ ज़रूरी हालात से निपटना होगा और ये चीज़ें सीखनी चाहिए। मुझे सिखाने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद, आंटी याओ। शाम तक सिया शर्मा को निर्मला देवी का एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें उन्हें लू फैमिली होम आने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वे उनसे मिलना चाहती हैं। इससे उसे कुछ असहज महसूस हुआ। क्या दादी माँ और अर्जुन सिंघानिया के बीच जो हुआ उसकी वजह से वह बीमार पड़ सकती हैं? उसने जल्दी से एक टैक्सी ली और सीधे लू फैमिली होम की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह पहुंची तो पता चला कि दादी माँ वहाँ नहीं थीं। लिविंग रूम में केवल निर्मला देवी थीं। वह थोड़ा हिचकिचा रही थी। दादी माँ कहाँ हैं? उन्हें क्या हुआ? उसे देखकर निर्मला देवी ने नफरत भरे लहजे में कहा, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गईं। क्या तुम आना नहीं चाहती थीं? जब दादी माँ, जो तुम्हारे साथ इतना प्यार से पेश आती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इतनी देर से आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में बेरहम और एहसान फरामोश हो। सिया शर्मा तुरंत उसका खेल समझ गईं। निर्मला देवी, जब आपने ही मुझे आने के लिए कहा है तो दादी माँ की सेहत के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? क्या आपको उनकी सेहत के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने की सज़ा का डर नहीं है? निर्मला देवी को उम्मीद नहीं थी कि वह उनकी हरकत को समझ पाएगी और उसे सामने भी लाएगी। वह थोड़ी नाराज़ हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहती थी? ये सब तुम्हारी बेशर्मी की वजह से है। तुम हमारे अर्जुन से चिपके हुए हो और तलाक से मना कर रहे हो। बेहतर होगा कि तुम डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करो और लू फैमिली होम से निकल जाओ और फिर कभी यहाँ कदम मत रखना। सिया शर्मा ठंडी आंखों से सीधी खड़ी हो गई। अगर निर्मला देवी ने आज उससे प्यार से बात की होती तो उसने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया होता। वह अब अर्जुन सिंघानिया से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। उनका रिश्ता बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर वे इस बेइज्जती वाले तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाहे उसे कितना भी दर्द सहना पड़े, वह ये पक्का करेगी कि उन्हें भी तकलीफ हो। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे डांटा। चैप्टर 55 में सिया शर्मा को पीटा गया। चैप्टर 55 सिया शर्मा पिट जाती है। निर्मला देवी, आप अभी भी नहीं समझी हैं कि पावर किसके पास है ना? इस शादी में गलती अर्जुन सिंघानिया की है, मेरी नहीं। तलाक लेना है या नहीं, यह मुझ पर है। मुझे भी यहाँ आकर घिन आ रही है। यहाँ का माहौल बहुत घिनौना है। जाहिर है, अगर ऊपर की बीम सीधी नहीं होगी तो नीचे की बीम टेढ़ी मेढ़ी होंगी। शायद आप जैसी माँ की वजह से जो सही गलत में फ़र्क नहीं कर सकती। अर्जुन सिंघानिया इतने नेचुरली चीटिंग करता था और आज तक उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। निर्मला देवी, आप दादी माँ को कोसने और मुझे तुरंत यहाँ बुलाकर डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए इतनी उतावली थी क्योंकि निशा वर्मा का पेट अब इतना बड़ा हो गया है कि छिप नहीं सकता, है ना? क्या आपको जल्दी है या वह बेचैन है? निर्मला देवी को अचानक गुस्सा आ गया। वह अचानक खड़ी हो गईं, सिया शर्मा की तरफ इशारा करते हुए डांटने लगी, तुम घटिया लड़की हो, यहाँ घमंड करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने कल निशा को रुलाया था और अब मेरे घर में तमाशा कर रही हो। निशा इतनी अच्छी बच्ची है और तुम उसे डांटने की हिम्मत कैसे कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। सिया शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने निशा वर्मा को कब रुलाया? तुम यह नहीं मान रहे हो। तुमने उसे दुनिया भर में बदनाम मालकिन नहीं कहा, तो इसे डांटना माना जाएगा? क्या मैं सिर्फ एक बात नहीं कह रहा हूँ? उसने ऐसा करने की हिम्मत की, इसलिए वह मुझे बोलने नहीं दे रही। वह दूसरी औरत बन गई है, मुझे तलाक लेने पर मजबूर कर रही है। क्या मुझे नहीं रोना चाहिए? उसे रोने का क्या हक है? मानते हो, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुम बस यही चाहते हो कि निशा का मिसकैरेज हो जाए ताकि तुम उसे बाहर निकाल सको और सही मायने में लू परिवार में रह सको। सिया शर्मा पीछे नहीं हटी। आप गलत समझे, वह मुझे बाहर निकालना चाहती है। मैं यहाँ सही मायने में हूँ, ये वह है जो नाजायज़ है। निशा कोई ऐसी है जिसे तुम बुली कर सकते हो, तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं लू फैमिली की फर्स्ट मैडम हूँ, अर्जुन की बायोलॉजिकल माँ। अगर मैं कहती हूँ कि निशा लेजिटिमेट है तो वह लेजिटिमेट है। तुम कौन होते हो विरोध करने वाले? आज मुझे उसके लिए तुमसे ये सेटलमेंट करना होगा। सिया शर्मा ने बेसब्री से कहा, तो तुमने मुझे यहाँ सिर्फ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है?
जिसे भी इस तरह की बातचीत पसंद है वह सुन सकता है। मैं जा रही हूँ, आगे से मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्मला देवी ने गुस्से में कहा, तुम जाना चाहते हो? बटलर, किसी को बुलाओ जो परिवार के नियम लागू करे। देखते हैं मैं आज उसे मारती हूँ या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? बटलर एक पल के लिए हिचकिचाया, मैडम, यह शायद ठीक ना हो। लू परिवार के नियम लू परिवार के बच्चों के लिए हैं। छोटी मैडम, मैंने कहा था कि परिवार के नियम लागू करें। अगर बटलर बहरा हो गया है तो उसकी जगह किसी काबिल को रख लो। बटलर केवल सहमति में सिर हिला सका। जी मैडम। सिया शर्मा पहले तो जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह लिविंग रूम से बाहर निकली, दो मजबूत नौकरानियों ने उन्हें दोनों तरफ से पकड़ लिया और वापस लिविंग रूम में खींच लिया। मैडम, सब कुछ तैयार है। उन्हें वास्तव में एक कोड़ा पकड़े और दृढ़ता से उसे नियंत्रित करते हुए देखकर सिया शर्मा ने अविश्वास से निर्मला देवी की ओर देखा। क्या आप मुझे मारने वाली हैं? निर्मला देवी ने मजाक उड़ाया, अब तुम डर गए हो। मुझे तुम्हें अपनी ताकत बहुत पहले दिखा देनी चाहिए थी। जो कोई भी मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। सिया शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। ये कानून के खिलाफ है, इसकी सज़ा जेल हो सकती है। हम कानून से चलने वाले समाज में रहते हैं। मैं लू परिवार की गुलाम नहीं हूँ। तुम्हें मुझे मारने का कोई हक नहीं है। मुझे जाने दो। एक सास के तौर पर अपनी नाफरमान बहू को सबक सिखाते हुए मैं कौन सा कानून तोड़ रही हूँ? अब जब मौत करीब आ रही है तब भी तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रही हो। ठीक है, तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं, अगर तुमने आज मुझे शारीरिक सजा देने की हिम्मत की तो मैं कल लू परिवार की सारी गंदी बातें सामने ला दूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो आज मुझे मार डालो। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो कल लू परिवार ही मरेगा। हमें एक्सपोज करना चाहते हो? मैंने सारा मीडिया पहले ही खरीद लिया है। बेफिक्र रहो, कोई भी मीडिया आउटलेट लू फैमिली के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तुम मुझे इस तरह धमका रहे हो, इससे मैं तुम्हें और भी नापसंद करने लगा हूँ। निर्मला देवी ने नौकरानियों पर चिल्लाते हुए कहा, इसे खूब मारो। इसे तब तक मारो जब तक यह मान न जाए। इसे तब तक मारो जब तक ये तलाक पर दस्तखत करने के लिए तैयार न हो जाए। उनका आदेश पाकर नौकरानियों ने तुरंत सिया शर्मा को जमीन पर दबा दिया और उसकी पीठ पर कोड़े मारने लगीं। सिया शर्मा ने एक डरावनी चीख निकाली। कोड़े ने उसके शरीर पर प्रहार किया जिससे असहनीय दर्द हुआ। उसने अपनी जिंदगी में इतनी गंभीर यातना कब से झेली है? उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। वह संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन दोनों नौकरानियां बहुत मजबूत थीं और वह हिल नहीं सकती थी। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 56 रेशियो 1 घर जाना चाहती हूँ। अध्याय 56 रेशियो 1 घर जाना चाहता हूँ। तभी अचानक लिविंग रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। दो लंबे लंबे लोग तेजी से अंदर आए। सिया शर्मा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर सिर उठाने की कोशिश की और देखा कि लीड रोल में अर्जुन सिंघानिया थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से सूट और जूते पहने हुए थे। सिया शर्मा। अर्जुन सिंघानिया ने उसका नाम चिल्लाते हुए उस नौकरानी को लात मार कर भगा दिया जो सिया शर्मा पर दबाव डाल रही थी। उसने उसे गोद में उठाया। तुम ठीक हो? सिया शर्मा, कुछ तो बोलो। सिया शर्मा की पीठ में बहुत दर्द था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सिसकते हुए उससे पूछ रही थी, अर्जुन सिंघानिया, क्या तुम निशा वर्मा के लिए मुझे मार डालोगे? अर्जुन सिंघानिया के दिल में जैसे कोई सुई चुभ गई हो। बकवास मत करो, कोई तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। अपनी बहू की खून से सनी पीठ देखकर हरीश सिंघानिया का चेहरा उतर गया। अर्जुन, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ। ऐसा कहने के बाद उसे याद आया कि अस्पताल लोगों से भरा हुआ था। आज की घटनाएं आसानी से बाहर आ सकती थीं। उन्होंने तुरंत खुद को सुधारा। उसे अपने घर ले जाओ, फैमिली डॉक्टर से उसका इलाज करवाओ। हमें हॉस्पिटल जाने से बचना चाहिए। अर्जुन सिंघानिया ने उसे उठाया और जाने लगे। निर्मला देवी उन्हें रोकने ही वाली थी कि हरीश सिंघानिया ने सख्ती से डांटा, याओ सुहे, क्या तुमने बहुत परेशानी खड़ी कर दी है? निर्मला देवी ने उसे देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अब अपनी बहू को भी डिसिप्लिन में नहीं रख सकती। हरीश सिंघानिया मुश्किल से अपना गुस्सा काबू में कर रहे थे। लू परिवार में सास का अपनी बहू को कोड़े मारने का कोई उदाहरण नहीं है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर हम वापस नहीं आते तो क्या तुम उसे पीट पीट कर मार डालते? तुम इसे इतना सख्त क्यों बना रहे हो? मैंने तो बस उसे थोड़ा सा डिसिप्लिन किया था। वह अभी भी जिंदा और ठीक है ना? अगर वह मर गई तो बहुत देर हो जाएगी। हरीश सिंघानिया की दहाड़ लिविंग रूम में गूंजी। अगर लू परिवार पर बहू को पीट पीट कर मार डालने का कलंक लगा तो हमारे परिवार की सदियों पुरानी इज्जत एक पल में खत्म हो जाएगी। क्या तुम लू परिवार को बर्बाद करने जा रहे हो? निर्मला देवी सोफे पर वापस बैठ गईं और रोने लगीं। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम सब मुझे बुली कर रहे हो, है ना? मुझे सिया शर्मा ने उकसाया। तुमने सुना नहीं उसने मुझे और निशा को कैसे गालियां दी?
वह निशा के पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वह बच्चा मेरी जान है। मैं परेशान कैसे न होऊं? भले ही तुम परेशान हो, तुम उसे हरा नहीं सकते। सिर्फ सबसे घटिया परिवार ही अपनी बहुओं पर हमला करते हैं। तुम्हें समझ कहाँ है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सिया शर्मा है जो बहुत घमंडी है, और उसने मुझे धमकी दी थी कि वह लू परिवार को बर्बाद कर देगी। मैंने लू परिवार की खातिर उसे सबक सिखाया, तो तुम उसे मारती हो। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या तुम खुद के साथ रह पाओगी? क्या तुम्हें एक क्रूर और बुरा बर्ताव करने वाली सास होने का डर नहीं है? ये बात बाहर नहीं जाएगी। मैंने इतने सालों में हमारे घर को अच्छे से संभाला है। हरीश सिंघानिया, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी वजह से ही लू परिवार की रेप्यूटेशन सुधर रही है। आप तो तर्क से परे हैं। दूसरी ओर अर्जुन सिंघानिया सिया शर्मा को घर ले गए। जब अर्जुन ने सिया शर्मा को बिस्तर पर लिटाया तो वह तेज दर्द से बेहोश हो चुकी थी। उसने उसकी शर्ट उठाई तो देखा कि उसकी बेदाग स्किन पर ताज़े खून से सने घाव थे। उसकी पीठ पर कोड़े लगने के निशान डरावने और भयानक थे। उसे सीने में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। अर्जुन सिंघानिया को यह अजीब लगा। उन्होंने इससे कहीं ज्यादा भयानक चोटें देखी थीं, लेकिन उन्हें पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। डॉक्टर जल्दी से आए और सिया शर्मा के घाव साफ करने लगे। ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक था और इससे सिया शर्मा को होश आ गया। उसने खुद को एक जाने पहचाने बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वह हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था और उसने उलझन में पूछा, ये बिस्तर क्यों है? क्या मैं मर गई हूँ? तुम मरे नहीं हो, एक जानी पहचानी बेपरवाह आवाज ने जवाब दिया। सिया शर्मा अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। तभी उसने अर्जुन सिंघानिया को देखा। उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून के धब्बे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर उदासी थी। एक शरीफ आदमी का आम अंदाज कहीं नहीं था। दर्द से कराह उठी और सिया शर्मा अचानक असलियत में आ गईं। अर्जुन सिंघानिया उन्हें घर ले आए थे। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, संघर्ष करते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। चैप्टर 57 शिकायत। अध्याय 57 शिकायत। फैमिली डॉक्टर अर्जुन सिंघानिया को बेबस होकर देख रही थी, क्योंकि उनके पास आगे इलाज करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मरीज बेचैन था। अर्जुन सिंघानिया आगे बढ़े, उसके घाव को बचाते हुए उसे नीचे दबाया। हिलना मत, हम दवा लगा रहे हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान होने का नाटक कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। उसके विरोध के बावजूद अर्जुन सिंघानिया ने उसे पकड़ लिया और डॉक्टर को दवा देने का इशारा किया। डॉक्टर ने बड़ी चतुराई से काम किया, दवा लगाई और फिर सिया शर्मा को धुंध की परतों में लपेट दिया। तभी सिया शर्मा ने देखा कि उसका टॉप पूरी तरह से हटा दिया गया था। उसने फिर से अपना चेहरा नीचे करके अपनी जगह बदल ली। अपना काम पूरा करने के बाद डॉक्टर दवा और गॉस वहीं छोड़कर जल्दी से चली गईं। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर अनप्रोफेशनल थे, बस अर्जुन सिंघानिया का कमांडिंग प्रेजेंस बहुत ज़्यादा था। उनके सामने काम करना बहुत तकलीफदेह था और इसके लिए बहुत ध्यान से काम करना पड़ता था। बेडरूम का माहौल ठंडा हो गया। दर्द से कराहती सिया शर्मा को पसीना आ गया और वह अर्जुन सिंघानिया से एक शब्द भी नहीं कहना चाहती थी। अर्जुन सिंघानिया ने फिर से उसकी पीठ पर बंदी पट्टी से रिश्ते खून को देखा और उसे अजीब सी जलन महसूस हुई। ये कैसा झोलाछाप डॉक्टर है जो घाव का भी ठीक से इलाज नहीं कर सकता। काफ़ी देर बाद जब खून बहना बंद नहीं हुआ तो उसे बोलना पड़ा, अपनी दादी को बुलाओ, वो आकर तुम्हें देखें, तुम्हारी पीठ से अभी भी खून बह रहा है। सिया शर्मा चौंकी, जल्दी से बोली, मैं दादी को नहीं बता सकती। अर्जुन सिंघानिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम लगभग मर रहे हो और फिर भी नहीं चाहते कि वह आए। अगर तुम नहीं मरे तो मैं कैसे मर सकता हूँ? अगर दादी को पता चला तो वह परेशान हो जाएंगी, तुम उनसे कांटेक्ट मत करना। जैसे ही सिया शर्मा ने ये कहा, वह दांत भींचकर उठी और बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगी। अर्जुन सिंघानिया ने तुरंत उसके नंगे कंधे को पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो? नीचे रहो। सिया शर्मा इतनी कमज़ोर थी कि उसे धक्का नहीं दे सकती थी। उसे सहारे के लिए उसके हाथ पर भी निर्भर रहना पड़ा। मुझे एक टॉप दिलाओ, मैं घर जा रही हूँ, मैं अपनी ही दवाई इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अर्जुन सिंघानिया गुस्से से बेसब्र हो गए। क्या तुम पागल हो? इस हालत में तुम वापस कैसे जा सकते हो? उसने एक हाथ से उसका कंधा पकड़ा, दूसरे हाथ से उसका पैर नीचे रखा और उसे पलटकर फिर से बिस्तर पर मुंह के बल लिटा दिया। सिया शर्मा वहीं लेटी रहीं और रोने से खुद को रोक नहीं पाईं। लू परिवार, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम सदियों पुराने सबसे इज्जतदार परिवार नहीं हो? तुम अपनी बहू को पीट पीट कर कैसे मार सकते हो? आज के समाज में कौन से ससुराल वाले ऐसा बिना सोचे समझे काम करेंगे? मुझे भी बचपन से मेरी दादी ने पाला पोसा और प्यार दिया है। मैं एक अच्छे परिवार की अच्छी लड़की हूँ। आपके परिवार में शादी करने के बाद मुझे ऐसे गलत काम क्यों सहने पड़े? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरी सास ने मुझे पीटा, क्या आपके परिवार पर मेरा कोई एहसान है?
भले ही गलत काम तुमने किया हो, लेकिन इसका नतीजा मुझे ही क्यों भुगतना पड़े? क्या तुम्हारे परिवार में जरा भी इंसानियत नहीं है, ज़मीर का एक टुकड़ा भी नहीं है? अर्जुन सिंघानिया चुपचाप सुनते रहे, उन्हें दिलासा नहीं दिया, न ही उनकी बातों को गलत बताया। जब वह रोना बंद कर दी तो उसने कहा, मुझे अपने घर की चाबियां दो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ला दूंगा। तभी सिया शर्मा को अपना बैग याद आया। मेरी चाबियां मेरे बैग में हैं और मेरा बैग आपके घर पर है। जाहिर है वह खुद लू के घर नहीं जा सकती थी, अर्जुन सिंघानिया को उसके लिए जाना पड़ा। अर्जुन सिंघानिया ने उसे कंबल ओढ़ाते हुए कहा, इधर उधर मत घूमना, मैं अभी आता हूँ। सिया शर्मा ने कुछ नहीं कहा। जाहिर है वह हिलेगी नहीं, अपनी चाबियां वापस मिलने से पहले वह कहाँ जा सकती थी। वह इधर उधर घूमकर सिर्फ खुद को ही चोट पहुंचा रही थी। अर्जुन सिंघानिया बिल्डिंग से बाहर निकले और गाड़ी चलाकर घर चले गए। घर का माहौल भी बिगड़ रहा था। निर्मला देवी लिविंग रूम में अकेले रो रही थीं। उनकी सिसकियां इतनी दिल दहला देने वाली थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे सिया शर्मा को नहीं, बल्कि उन्हें पीटा गया हो। अर्जुन सिंघानिया को देखकर उसने दुखी होकर कहा, बेटा, क्या उस छोटी सी लड़की ने तुम्हें जादू टोना कर दिया है? तुमने कहा था न कि तुम तलाक चाहते हो, तुम अब भी उसे क्यों बचा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मारा जो गलत था? अर्जुन सिंघानिया ने बेरुखी से जवाब दिया, वह मेरी पत्नी है। मैं दादी माँ का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने परिवार में लाया हूँ। भले ही हमारे बीच कोई भावना न हो, लेकिन उसे कोड़े मारने का कोई मतलब नहीं है। वह बदतमीज थी, इसलिए जाहिर है मुझे उसे डिसिप्लिन में रखना पड़ा। तुम उम्मीद करते हो कि मैं उसे अपने ऊपर हावी होने दूँ? मैं उसकी सास हूँ, मेरे लिए अपनी बहू को डिसिप्लिन में रखना नेचुरल है। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे चिढ़ाया। चैप्टर 58 चैप्टर 58 चैप्टर 58 क्या इससे दुख नहीं होता? अध्याय 58 क्या इससे दर्द नहीं होता? अर्जुन सिंघानिया को अचानक ऐसा लगा जैसे वह उसे अब नहीं जानता। जब से उनके बड़े भाई गुजरे हैं, वह एक अलग इंसान बन गई हैं और लगातार अजीब फैसले ले रही हैं। इस दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं है। तुमने मेरे बड़े भाई को पसंद किया और मैंने कभी शिकायत नहीं की। तुमने उसकी औरत को भी पसंद किया और मैं तुम्हारी मर्जी से उससे शादी करने वाला था। लेकिन तुम अब सिया शर्मा को नहीं मार सकते। उसका लू परिवार पर कोई एहसान नहीं है। लेकिन निर्मला देवी अचानक पागल हो गईं। तो फिर तुम उस छोटी सी बदचलन औरत को तलाक दे दो। तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते? अभी तलाक दे दो, निशा से शादी कर लो। अगर तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं उसे फिर से मारूंगी। तुमने उसे पहले ही 2 बार मार दिया है, ये बहुत है। निर्मला देवी एक पल के लिए चुप हो गईं, फिर बोली, तुम अभी भी उस घटिया सिया शर्मा का साथ दे रहे हो। सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे एक बार मारा, तुम्हारा दिल टूट गया। तुम्हें निशा की परवाह क्यों नहीं है? निशा तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही है, फिर भी तुम उसके सामने सिया शर्मा से प्यार कर रहे हो। क्या तुम उसे परेशान करके मार डालना चाहते हो? अर्जुन सिंघानिया का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसकी आवाज़ मजाक से भर गई। मैं सिया शर्मा से प्यार कर रहा हूँ। तुम्हें ये किसने बताया? निशा वर्मा। क्या वह अंधी है और तुम भी? तुमने मुझे सिया शर्मा के लिए प्यार दिखाते हुए कहाँ देखा? तो फिर तुम आधी रात को मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या ये सिया शर्मा की वजह से नहीं है? मेरे बड़े भाई के लिए तुम्हारा झुकाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए तुम उनकी औरत को भी खास पसंद करते हो। तुम मुझे पसंद नहीं करते, सिया शर्मा मेरी औरत है, इसलिए तुम उसे भी पसंद नहीं करते। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे अपने बड़े भाई के बदले में देखते हो, ये सोचकर कि अगर मैं निशा वर्मा से शादी कर लूँ तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा मेरे बड़े भाई के जिंदा रहने पर होता था? चुप रहो। निर्मला देवी गुस्से में थी। तुमने अपने बड़े भाई का नाम लेने की हिम्मत की। वह कैसे मरा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने उसे मार डाला। अर्जुन सिंघानिया की आंखें एक पल में लाल हो गईं। यह मैं नहीं था। इससे पहले कि निर्मला देवी कुछ और कह पाती, अर्जुन सिंघानिया सिया शर्मा का बैग उठाकर चले गए। सिया शर्मा बिस्तर पर लेटी हुई बहुत देर तक इंतजार करती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन सिंघानिया की मूर्ति देखने से पहले बहुत समय बीत गया हो। उसकी नज़र तुरंत अर्जुन सिंघानिया के हाथ में रखे मेडिकल बॉक्स पर गई। आप मेरे घर गए थे? हाँ। आपको मेरे घर का पता कैसे पता है? वह कभी वहां नहीं गया। क्या मेरे लिए ये जानना कठिन है कि मैं क्या चाहता हूँ? सिया शर्मा ने बोलना बंद कर दिया। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। घर उसके नाम पर रजिस्टर्ड था, अगर वह चाहे तो आसानी से लोकेशन देख सकता था। लेकिन यह मज़ेदार था कि हालांकि वह आसानी से कुछ भी जान सकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग से ग्रेजुएशन किया है। उसे यह नहीं पता था कि वह ध्रुव टेक में नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। क्योंकि उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने कभी उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं देखा। अर्जुन सिंघानिया ने मेडिकल बॉक्स खोला और उससे पूछा, मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए? नीले रंग का, वही जो मैंने कल इस्तेमाल किया था। हाँ। क्या ये चोट के निशान हटाने के लिए नहीं है?
ये तो इसका एक छोटा सा असर है, इसका मुख्य मकसद है तेजी से खून बहना कंट्रोल करना और जानलेवा घावों को ठीक करना। यह मेरी दादी की दी हुई जान बचाने वाली दवा है। बोलते हुए वह धीरे से उठी और पट्टी खोल दी। इसे लगा लो, रुई के फाहे से पतली परत लगा लो, काफ़ी है। अर्जुन सिंघानिया को अपनी आउटिंग के बाद लगा कि उनमें कुछ अलग है। पहले वह रो रही थी और लू परिवार की बुराई कर रही थी, लेकिन अब वह अजीब तरह से शांत थी। क्या वह इतनी जल्दी शांत हो गई थी? वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं पूछा और दवा लगाने के लिए एक कॉटन स्वैब उठा लिया। जैसे ही उसने उसके घाव को छुआ, वह जोर से कांप उठी। अर्जुन सिंघानिया ने देखा कि वह पीली पड़ गई है और उससे पूछा, क्या हमें दूसरी दवा लेनी चाहिए? ये दवा बहुत तेज है, मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सिया शर्मा ने अपना सिर हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं, बस जारी रखो। वह मन ही मन रो रही थी। शायद उसे पता नहीं था, उसे खोने का दुख इससे कहीं ज्यादा था। क्या उसने ये सब सहन नहीं किया था? उसे जिद करते देख अर्जुन सिंघानिया दवा लगाते रहे। सिया शर्मा अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसने अपने दांत कसकर भींच रखे थे, कोई आवाज नहीं कर रही थी। अर्जुन सिंघानिया की आंखें उलझी हुई थीं और वह हैरान थे। वह इतना दर्द कैसे सह सकती थी? उसने ये कैसे किया? मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझसे झगड़ा किया। चैप्टर 59 नानी माँ तुम्हारे लिए न्याय मांगेंगी। चैप्टर 59 नानी माँ तुम्हारे लिए इंसाफ मांगेंगी। ये दवा, उसने कल ही इसकी क्रूरता का अनुभव किया था। याद अभी भी ताज़ा है। उसके चेहरे पर कोई टूटी हुई स्किन नहीं थी, इसलिए इसे लगाने से ऐसा लगा जैसे लाखों तलवारें उसके दिल में चुभ रही हों। दूसरी तरफ उसके घाव कच्चे थे। घाव पर सीधे दवा लगाने से कोई सोच ही सकता था कि दर्द कितना असहनीय होगा। फिर भी उसने एक भी आवाज़ नहीं की। जब तक उसने दवाई लगाना खत्म किया, सिया शर्मा पसीने से भीग चुकी थी और बिस्तर की चादरें भीग चुकी थीं। थककर सिया शर्मा बिस्तर पर गिर पड़ी, बिना हिले डुले। यहाँ तक कि जब अर्जुन सिंघानिया ने उसके नंगे ऊपरी शरीर पर पट्टी बांधनी शुरू की, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन सिंघानिया के मन में उस समय कोई और ख्याल नहीं था। ये पक्का करने के बाद कि घाव से खून नहीं बह रहा है, उन्होंने राहत की सांस ली। सच में, उनकी दादी की दवा असरदार थी, उसे वापस पाने की उनकी कोशिश बेकार नहीं गई। फिर वह रात का खाना बनाने लगा। जब उन्होंने तैयार खाना सिया शर्मा को दिया तो वह चुपचाप सारा खाना खा गईं। सिया शर्मा की इस अजीब चुप्पी ने अर्जुन सिंघानिया की बेचैनी को और बढ़ा दिया। यह उनके स्वभाव के बिल्कुल उल्टा था। उसने इतनी गलतियां झेली थीं। उसे गुस्से में आकर उसके सिर पर खाना फेंक देना चाहिए था, या उससे हमेशा लड़ना चाहिए था। उसे गुस्से में भड़का देना चाहिए था। वह इतनी शांत कैसे रह सकती थी? वह अभी सोच ही रहे थे कि उनके असिस्टेंट ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। मिस्टर सिंघानिया, दादी माँ आ गई हैं। जैसे ही आवाज़ धीमी हुई, दादी माँ ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर दौड़ी। सियाइन। सिया शर्मा ने सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, नानी माँ, आप यहाँ क्यों हैं? फर्श पर बिखरे खून से सने कपड़े देखकर दादी माँ तुरंत रो पड़ी। ओह मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लू परिवार तुमसे बहुत माफ़ी मांगता है। सिया शर्मा के दिल में दबी हुई शिकायतें एक पल में फूट पड़ीं। उसकी चीखें उसकी गुहार के साथ गूंज उठीं। नानी माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दादी माँ दौड़कर उसे गले लगाती हैं और उसके चेहरे को बहुत प्यार से सहलाती हैं। मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी। मैं तुम्हें बचाने में नाकाम रही। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। सिर्फ उनकी मौजूदगी में ही सिया शर्मा ने एक छोटी लड़की की कमजोरी दिखाई। वह रोते हुए अपनी दादी से बात कर रही थी, बीच बीच में रोते हुए कह रही थी कि उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया। वह घर जाना चाहती थी और चाहती थी कि उसकी दादी उसे गोद में लें। उसका गुस्सा देखकर अर्जुन सिंघानिया को एहसास हुआ कि यह असली सिया शर्मा थी। तो क्या पहले उसकी मौजूदगी में वह आज्ञाकारी होने का नाटक कर रही थी? वह जानती थी कि रोल कैसे निभाना है। लेकिन आमतौर पर कॉन्फिडेंट और घमंडी अर्जुन सिंघानिया पहली बार अपने फैसले पर सवाल उठाने लगे थे। क्या कोई इस तरह का अमानवीय दर्द सहने का नाटक कर सकता है? जब वह उसका इलाज कर रहा था तो उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे दर्द नहीं हो रहा था, या वह उसके सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी? आखिरकार सिया शर्मा को शांत करने के बाद दादी माँ ने धीरे से उसके आंसू पोंछे, उसे कंबल से ढक दिया और बेडरूम से चली गईं। अर्जुन सिंघानिया ने भी ऐसा ही किया। तभी उन्होंने दादी माँ के साथ एक दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड्स को देखा। आप इतनी रात को इतने सारे लोगों को अपने साथ क्यों लाए हैं? दादी माँ ने उसकी तरफ देखा और बेपरवाही से जवाब दिया, कुल 16। 8 सिया शर्मा की सुरक्षा के लिए और बाकी 8 मेरे साथ पुराने घर की ट्रिप पर जाने के लिए। जिस पुराने घर का उन्होंने जिक्र किया वह हरीश सिंघानिया और निर्मला देवी का विला था। असल में यह उनका और बूढ़े मिस्टर सिंघानिया का घर था। उनकी मौत के बाद अपनी बहू के साथ खराब रिश्ते और बेटे से सपोर्ट न मिलने की वजह से वह वहां से चली गईं।
अर्जुन सिंघानिया ने उसे हैरानी से देखा। यहाँ बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिया शर्मा को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। दादी माँ ने मुंह बनाया। सच है, तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुम उसकी रक्षा भी नहीं करोगे। क्या वह तुम्हारे साथ गलत होने पर तुम पर भरोसा कर सकती है? अर्जुन सिंघानिया ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, यह घटना आज अचानक हुई, लेकिन केयरटेकर का मैसेज मिलते ही मैं तुरंत वहां पहुंच गया। दादी माँ ने सिर हिलाया। तुम सच में टाइम पर आए थे? वरना सिया शर्मा की पीठ पर सिर्फ 4 कोड़ों के निशान नहीं होते। इतना कहकर वह 8 बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकल गईं। दादी माँ को गुस्से से भरा हुआ पीछे हटते हुए देखकर अर्जुन सिंघानिया को पता चल गया कि पुराने घर में तूफान आने वाला है। ये जानते हुए भी उसने घर के लोगों को नहीं बताया। वह बाकी 8 बॉडीगार्ड्स को घूरता रहा। उन्हें वे बहुत बुरे लगे। उसे अपने घर में अजनबी पसंद नहीं थे। मेरे अरबपति पूर्व पति ने तलाक के बाद मुझे टोका। चैप्टर 60 चैप्टर 60 चैप्टर 60 चून की किसी ने एक मिसाल कायम की है। चैप्टर 60 चून की किसी ने एक मिसाल कायम की है। लू परिवार का विला। दादी माँ लिविंग रूम में सोफे पर बैठी अपने बेटे और बहू से पूछ रही थी, तुम्हें सिया शर्मा को मारने की इजाज़त किसने दी? उसकी दादी ने मेरी जान बचाई थी। क्या हम उसे न सिर्फ लू फैमिली के घर से भगा देंगे, बल्कि उसे तब तक कोड़े मारेंगे जब तक वह लहूलुहान न हो जाए? अगर यह बात बाहर आ गई तो लू फैमिली क्या करेगी? क्या हम इस तरह एहसान चुकाते हैं? हरीश सिंघानिया को भी लगा कि आज जो हुआ वह बहुत बुरा था, लेकिन वह स्थिति को और खराब नहीं करना चाहते थे। मुख्य मुद्दे से बचते हुए उन्होंने कहा, सिया शर्मा ने आज सुहे के साथ बदतमीजी की। सुहे ने गुस्से में आकर किसी से उसे पिटवाया। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने उससे इस बारे में पहले ही बात कर ली है। निर्मला देवी एक तरफ बैठी थी, उनकी आंखें आलू की तरह सूजी हुई थीं। अब वह सिया शर्मा से दिल से नफरत करने लगी थी। कुछ बार मारने के बाद उसके बेटे, पति और सास बारी बारी से उसे लेक्चर देने लगे। इस घर में असली लेडी कौन थी? उसे यकीन नहीं हुआ और उसका लहजा भी अच्छा नहीं था। दादी माँ सच में सिया शर्मा को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। वह तो बस एक बाहरी इंसान है। क्या आपको इतनी देर से हमें डांटना ज़रूरी है? आपको तो अपनी पोती की भी इतनी परवाह नहीं थी। जो लोग ज़्यादा नहीं जानते वे सोचेंगे कि सिया शर्मा आपकी बायोलॉजिकल बेटी है। दादी माँ क्रोधित हुईं, तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन निर्मला देवी उनसे डरी नहीं। करीब 30 साल तक अपनी सास से झगड़ने के बाद भी वह हमेशा जीतती रहीं। बाद में दादी माँ को इस पुश्तैनी घर से निकलने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। निर्मला देवी आखिरी विजेता थीं। उसने सोचा, इस बार भी ऐसा ही होगा। दादी माँ एक ऐसी इंसान है जो शुक्रगुजार हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस शुक्रगुजारी की भी एक लिमिट होनी चाहिए, है ना? सिया शर्मा का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई अच्छा चाल चलन नहीं है। अर्जुन के लिए उनसे शादी करना शर्म की बात थी। अर्जुन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगर आपने अर्जुन पर उनसे शादी करने के लिए जोर नहीं डाला होता तो क्या हालात ऐसे होते? दादी माँ इतनी गुस्से में थीं कि वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। क्या आप ये कह रहे हैं कि यह मेरी गलती थी कि सिया शर्मा इस स्थिति में है? अरे यार, मैंने ऐसा नहीं कहा। निर्मला देवी ने तुरंत इज्जत भरा चेहरा बनाया। दादी माँ, गुस्सा मत होइए, आप जो कहती हैं वो सही है। आपकी बहू होने के नाते मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, सिया शर्मा के उलट, जो हमेशा मेरी बेइज्जती करती है, जिससे मेरा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दादी माँ को उसकी झूठी चापलूसी की बहुत पहले ही आदत हो गई थी। उसने अपने बेटे को निराशा से देखा। क्या ये वही औरत है जिससे तुम शादी करके घर लाने की इतनी जिद कर रहे थे? तुमने अपनी बहू को बिना किसी पछतावे के इतना मारा कि वह घायल हो गई, और यहाँ मुझसे भिड़ने की हिम्मत भी की। तुम में न तो कोई हुनर है और न ही कोई अच्छाई, और तुम लू परिवार की बदकिस्मती हो। निर्मला देवी उसे देखकर हैरान रह गईं, फिर फूट फूट कर रोने लगीं। दादी माँ, मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने इतने सालों तक लू परिवार का घर संभाला है। भले ही मैंने कोई खास योगदान न दिया हो, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने बस एक बदतमीज बच्चे को मारा था। क्या तुम्हें सच में मुझे इस तरह नीचा दिखाने की ज़रूरत है? हरीश सिंघानिया ने भी त्योरियां चढ़ाईं। माँ, पहले ही बहुत अफरा तफरी मची हुई है। अब आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? क्या आप आधी रात को घर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं? घर में अशांति फैलाने वाली वही है। दादी माँ ने यह बात पूरी की और बटलर और बॉडीगार्ड्स को बुलाया। सिया शर्मा को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया चाबुक कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। निर्मला देवी हैरान रह गईं। आपको चाबुक की क्या ज़रूरत है? बटलर ने पहले ही कोड़ा थमा दिया था। दादी माँ, यही है। सिया शर्मा को मारने वाला कहाँ है? उसे भी मेरे पास लाओ। तुरंत ही 2 नौकरानियों को बॉडीगार्ड्स ने कमरे में धकेल दिया। दादी माँ ने उन्हें ठंडी नज़र से देखा और कहा, जब किसी ने मिसाल कायम की है तो मैं भी उस बहू को सबक सिखाऊंगी जिसने मेरा अपमान किया। मारो उसे। निर्मला देवी एकदम से चौंक गईं और हरीश सिंघानिया के पीछे छिपने की कोशिश करने लगीं। मिंग जेन, दादी माँ पागल हो गई हैं।
वह मुझे मारना चाहती हैं। हरीश सिंघानिया भी हैरान रह गए। माँ, सुहे आपकी बहू है और अभी लू फैमिली की पहली ब्रांच की मुखिया है। आप उसे कैसे मार सकती हैं? ओह, तो वो अपनी बहू को मार सकती है और मैं नहीं। क्या सिया शर्मा की जिंदगी बेकार है? वे एक जैसे नहीं हैं। सुहे ने लू परिवार के लिए बच्चों को जन्म दिया है। आप उसकी तुलना सिया शर्मा से नहीं कर सकते। वह मेरे लिए संतानवत है। ये सदी का मजाक है।